वंदनातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2 चैनल्स हमने बना लिए हैं। अब एक राष्ट्रहित चैनल है और एक वाक्षी है। राष्ट्रहित चैनल हमने 1.5-2 साल पहले बनाया था, कुछ ऐसे मुद्दों के प्रति अपना दायित्व रखते हुए जो समाज हित में है। जैसा कि आप जानते हैं, केवल ऑर्गेनिक फूड्स तो आपके बच्चों तक हम नहीं पहुँचाते, इसके अलावा भी बहुत कार्य है जो हम करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि पहले दिन से हमारे दिमाग में जो हमारा उद्देश्य है वो क्लियर है। मैंने बहुत बार वीडियोस में ये बताया कि हमारा उद्देश्य आपको ऑर्गेनिक फूड्स खिलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको निरोग्यता प्रदान करना। अब उसमें ऑर्गेनिक फूड्स जब तक भूमिका निभा पाएंगे तब तक इन्हें सेल किया जाएगा। जब लगेगा कि निरोग्यता हासिल करने के लिए ऑर्गेनिक फूड्स का कोई अहम रोल नहीं है तो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे ही समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी कमी है, निरंतर उसके ऊपर काम करते रहना, ये हम सबका दायित्व है। मुझे खुशी, गर्व इस बात की है कि मैं जब आपके सामने बैठता हूँ तो निरंतर समाज सेवा के अंदर, समाज हित में जब आपने वाक्षी को इतना सबल बनाया, हर साल आप वाक्षी को और ज़्यादा सबल बनाते जाते हैं। जितना सबल बनाते हैं, मतलब एक काम में लगे हुए हैं ना हम, तो उस काम के अंदर जो है आप जितनी हर दिन अगर कुछ ना कुछ करते रहोगे तो उस पर क्या बोलते हैं, उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाती है। मैं आज जो काम 3 घंटे में करता हूँ, जाहिर सी बात है वो अगले साल 2 घंटे में करने लगूँगा, फिर उसके बाद 1 घंटे में करने लगूँगा। सबल होता जाऊँगा, ताकतवर होता जाऊँगा, तो जाहिर सी बात है उतना समय मेरे पास बचेगा। समय बचेगा तो उस समय को कहाँ लगाना, सिद्धांत अनुसार। तो जो गीता में मैंने बहुत बार क्लिप शेयर करी है, नहीं होगी तो कमेंट में लिखना, आपको मैं दूंगा। बहुत सुंदर बात है जो बी.आर. चोपड़ा जी ने अपनी उस चलचित्र के माध्यम से, है ना जी, जो कृष्ण बने हैं उसमें नीतीश भारद्वाज जी, उनके मुखमंडल से जो है उन्होंने वो बुलवाया कि जब वो अर्जुन को उपदेश देते हैं गीता का, तो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति लोक संग्रह को और लोक कल्याण को ही अपना धर्म मान रहा है, वो स्वयं मुझे प्राप्त कर रहा है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं। तो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान से, जैसे आपके आचार्य शंकराचार्य हैं, भगवान शंकराचार्य हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। मनुष्य जो है भगवान की श्रेणी में जब चला जाए तो भगवान शंकराचार्य, उन्होंने ज्ञान मार्ग से प्राप्त करने की कोशिश करी ईश्वर को। भक्ति मार्ग के अंदर आपको जो है रानी मीराबाई मिली हैं। आपको भक्ति मार्ग से अभी कलयुग में ही आप देख लें तो प्रेमानंद जी महाराज जी जो है वो अच्छा कार्य कर रही हैं। ये आपके सामने नीम करोली बाबा हैं। ये सब भक्ति मार्ग से प्राप्त करने वाले जो हैं, ये जो है, ये कुछ नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी 3-4 दिन में पिछले जिक्र आया है ना। चैतन्य महाप्रभु हैं, ये सब भक्ति मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। और तीसरा हो गया कर्म मार्ग। तो कर्म मार्ग क्या है? कर्म मार्ग यही है, कर्म जो कैसा हो। और इसी के ऊपर हमने बार वीडियोस बनाई। हमने हमेशा बताया ना कि 3 सूत्र के अंदर जो है उसको हम पिछले 10 साल से प्रयोग कर रहे हैं। कितना टाइम हुआ होगा? 10-12 साल हुआ होगा जब मैंने इस सूत्र को पकड़ा और उसके बाद निरंतर इस पर काम करने की कोशिश करी, जबकि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं करी। क्या? नाम जपना, कीरत करना, वन चखना। और इन तीनों को जब हमने करने का प्रयत्न किया तब मुझे पता चला कि जीवन को सुखी बनाने के कितने नए आयाम हो सकते हैं। तो पिछले 10-12 साल से तो आयाम जो है वो सुखी चल रहे हैं। और बहुत बार मैंने ऑटोबायोग्राफी में भी आपको अपनी यही बात बताई कि हालांकि ईश्वर के कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं, और मुझे लगता है हर बच्चा जो है वो चुनिंदा, ईश्वर ने कुछ बनाकर भेजा है, वो ईश्वर के साथ अपना सीधा संपर्क साध सकता है। तो ईश्वर से संपर्क तो हमारा सीधा साधा गया था, लेकिन जब उन्होंने ये 3 मंत्र दिए और उसके बाद में जो जीवन होने लगा, अब निरंतर ताकत का, स्ट्रेंथ का मिलना, मार्गदर्शन का मिलना, ज्ञान का मिलना, दिशा का मिलना, ये आपको बताता है कि जीवन की परिपूर्णता क्या है। आप ये सोचिए ईश्वर की माया कितनी ज़बरदस्त है कि मुझे ये महसूस होता है कि शायद ही कोई व्यक्ति इस समय धरती पे हो जो मुझसे ज़्यादा सुखी हो। ध्यान से समझिएगा। और ये बहुत बड़ी बात है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मुझे इस समय लगता है शायद ही कोई व्यक्ति हो धरती पर, पूरी धरती पर, जो इस समय मुझसे ज़्यादा सुखी हो। और उसके बावजूद ईश्वर ने इतना ज्ञान दिया हुआ है कि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आने वाले समय में 30-40 साल में कितनी और चीज़ें हैं जो मुझे हासिल करनी है। ये एक स्टेटमेंट हुई। अब यही सेम स्टेटमेंट जब शाहरुख खान से इंटरव्यू के अंदर पूछी गई, वो भी बता रहा है। उनसे पूछा गया इंटरव्यू के अंदर शाहरुख खान से, मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक है, और वो इसलिए नहीं कि एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, इसलिए सोच, व्यक्ति की सोच बहुत बड़ी है। तो उनसे पूछा गया कि अगर ईश्वर से आप कुछ मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? तो उसने कहा, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम मांग क्यों रहे हैं। कहते ईश्वर ने मुझे इतना दिया है कि अगर मैं ईश्वर से जाके अब कुछ मांगूं तो
ईश्वर ये कहेगा भाई क्या, मतलब मैं ईश्वर से जाके मांगूँ तो मुझे खुद के ऊपर घृणा और खुद के ऊपर लज्जा आ जाएगी। ईश्वर ने इतना दिया है मुझे। और ये बात उसने तब कही थी जब वो इतना नहीं पा चुका था जितना वो अब पा चुका है। तो यही एक जो अलग मार्गदर्शन, ये मार्गदर्शन जो है, आप उसको ईश्वर माने, अल्लाह माने, कोई भी तत्व माने, उसके मार्गदर्शन से ही वो चीज़ प्राप्त होती है। और ये चीज़ हमें ये भी बताती है कि धर्म के अंदर जो है आप ईश्वर को नहीं बांट सकती, आपकी सोच होती है। उस सोच के अनुसार जो है आप उसको जो है उसका इफ़ेक्ट जो है वो अपने ऊपर देख सकते हैं। फिर वो कोई भी व्यक्ति हो पूरी सृष्टि के अंदर, और यही हमारे धर्म ने हमें सिखाया कि पूरी सृष्टि में आप कहीं पर भी हो, अगर आप उस तत्व के साथ खुद को जोड़ पा रहे हो, आप उस तत्व को किसी भी रूप में देखो, है ना। सत्यमेक और बहुधा वदंती, है ना। तो सत्य तो एक है, अब उसको अलग अलग माध्यम से किस तरह से आप एक्सप्लोर करो, यही ईश्वर की माया है। यही ईश्वर की माया है कि देखो मुझे पाने के, मुझे समझने के कितने आयाम है, और ये आपको बताता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। एनीवेज, आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आज का मुख्य टॉपिक जो आपने देखा होगा, अब आपने देखा भारत पाकिस्तान वॉर हुई। ये वीडियो दूसरों से अलग क्यों होगी, क्योंकि जिस समय ये पूरा देश दो ही भागों में बटा हुआ था, एक हमारी सरकार और एक हमारी सेना, जो सीधा ये कह रही थी भैया बोलना कम है करना ज़्यादा है। एक हमारी मीडिया जो कह रही थी कुछ भी हो जाए बोलना ही बोलना है। और एक हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो सत्य था उसको जानने की कोशिश कर रहे थे और आप तक बताने की कोशिश कर रहे थे। चौथी श्रेणी में मैं आऊँगा। ये देखो, ये अलग है दूसरों से। सोचो, पूरे देश में 3 फ्रंट मैंने बताए जो वॉर के टाइम पे एक्टिव थे, राइट। चौथा आप सोच सकते हो तो कमेंट में डालना, मैं नहीं सोच पा रहा। अब चौथा फ्रंट मैं अकेला हूँ। मैं अकेला क्यों हूँ? इस वॉर से जो अभी हुआ, इससे हम क्या सीखते हैं, क्या क्या सीख मिली, और अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को धारण करके हम कैसे अपना आने वाला भविष्य अच्छा बता सकते हैं, इसके ऊपर भारत में एक भी चैनल ने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। यही हमारी खूबसूरती है, हम इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जब वॉर हो रही थी तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा की गई, जो भारत में कुछ कम लोगों के द्वारा की गई है, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा नहीं की गई। और अगर की भी गई वो चीज़ें, तो अब जो हम कर रहे हैं वो तो अभी तक किसी का नहीं देख पाया मैं। तो इसलिए हमारे चैनल को, आपको वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि हम वीडियो कोशिश करते हैं तभी लेकर आएँ जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में वैसा कुछ भी ना दिख रहा हो। ये मैंने आपको अपने चैनल की रेलेवेंस बताई है कि आप अगर अपना समय हमारे साथ लगाएं तो क्यों लगाएं, क्योंकि आपको सोचने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, वो बात बनती है। अब आते हैं पाकिस्तान की और जो भारत की ये हुई वॉर, इसमें सीखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, वो एक बात की तरफ करना चाहूँगा। आपने ये चीज़ देखी, जो पाकिस्तान की सेना की ब्रीफिंग है और जो भारत की सेना की ब्रीफिंग है, उन दोनों में क्या अंतर है? तो आप बोलेंगे हाँ, बहुत सारी चीज़ों का अंतर है। भारत की ब्रीफिंग जब आ रहे हैं ऑफिसर्स, वो डिस्क्रीट हैं, वो केवल हिंट दे रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे। वो आपको हिंट देकर केवल ये बता रहे हैं और ये समझा रहे हैं, वी आर मोर पावरफुल देन योर एक्सपेक्टेशन। आप जितना सोच सकते हो हम उससे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। हमारे जब एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, मतलब ये जो चीज़ हुई है ना, जिसको आपने युद्ध कहा है, ये हमारी सेना के लिए युद्ध नहीं था, ये उनके लिए केवल एक ड्रिल थी। और हमारी सेना पाकिस्तान को तो ठोक भी नहीं रही थी ढंग से, वो केवल अपने अस्त्रों को, शस्त्रों को चेक कर रही थी कि कल को अगर मेन स्ट्रीम वॉर हो जाए, कल को चीन आ जाए, कल को अमेरिका आ जाए। मैंने ये बात अभी इससे पहले कोई वीडियो बनाई नहीं तो आपको बताया नहीं, और लेकिन मैंने अपने जो लोग मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को करते हैं फॉलो, उनको मैंने बताया था। मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह ठोकते हो, इसमें मामला ये है कि आप अपने शस्त्रों की प्रिसीजन को चेक करो। और वही हुआ ब्रीफिंग में। ब्रीफिंग के अंदर जब आर्मी ऑफिसर है ना, तो वो ये नहीं बता रहे कि मैंने पाकिस्तान को कितना तबाह किया। ध्यान से देखना, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में कहीं नहीं कहा मैंने पाकिस्तान को इतना ठोका, वहाँ ठोका। ये देखो, पाकिस्तान वो बोल रहा है हमने इनके 4 राफेल गिराए, इनके 5 राफेल गिराए, ये गिराए। आप लेवल समझो। और ये क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हमने कितने एयरबेस ठोक दिए, कितने शहरों में इतनी तबाही कर दी, देखो हमारी पिक्चर्स ना। जो एयरफोर्स ऑफिसर है वो हिंट क्या दे रहे हैं आपको, ये समझिए। वो कह रहे हैं ये देखिए कि ये हमने नहीं बताया, ये आप ही ने बताया है, और ये आपका किरारा हिल्स जो भी आपका मामला है, एयरबेस है,
इस एयर बेस के अंदर आप प्रिसीजन देखिए, मैंने ये टारगेट किया था और मैंने यहीं पे मारी है मिसाइल। ये लाइन हमारे लिए छोटी हो बड़ी हो, हमने ना समझी हो ना समझी हो, अमेरिका और चीन वाले इसको समझ रहे हैं। और ये लाइनें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए बोली नहीं गई। पाकिस्तान की सेना अभी उस लेवल पे ही नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझे और उसके लिए कुछ करे। इस पर मैं वीडियो के बाद में आऊँगा कि हम पाकिस्तान का इलाज जो हमने सोचा है वही क्यों कर रहे हैं, कोई दूसरा क्यों नहीं कर रहे। इस पर भी हम आराम से चर्चा करेंगे। पहले आप समझिए, जो एक वॉरियर होता है ना, आपके घर के अंदर मच्छर आ जाए तो आप मच्छरों को तो हटाते ही हो, लेकिन आपके घर के सामने जब दुश्मन कोई दूसरा बैठा हो जो आप ही के समान बलवान हो, तो आप मच्छर को इस तरह हटाते हो कि सामने वाले को इशारा मिल जाए, देख मच्छर को हटाने के लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी क्या है, कि कल को तू कोशिश मत करियो एंटर करने की। तो मैं इस जो भी अभी ड्रिल हुई है, मैं इसको युद्ध नहीं मानता, ये ड्रिल हुई है दबाकर, और ये ड्रिल हुई है मुझे इससे इसलिए खुशी है क्योंकि इससे चीन समझ में आ रहा है कि यार मेरा एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है पाकिस्तान में। भारत के अंदर 4 लेयर डिफेंस सिस्टम है। भारत की सेना क्या कह रही है? कह रही ये जो अभी आपने देखा है भैया ये मामला नहीं है। आप ये सोचिए, ये जो भारतीय आर्मी है उसने क्या बोला, कहते ये ठीक है हमने करा है, हम आपको आश्वासन दिलाना चाह रहे हैं, बिल्कुल यही शब्द है, आश्वासन दिलाना चाह रहे हैं, दिल्ली के ऊपर मिसाइल पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि दिल्ली पे मिसाइल पहुंचने के लिए देयर इज़ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया ना, 70 के दशक के अंदर जो बॉलर हैं, कहता है एक बॉलर से अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम समझो, इंडिया की टीम समझो। उसने तो भाई ने दिया, 2 बॉलर्स का नाम लिया, क्षमा चाहता हूँ मेरे को उनका नाम याद नहीं है, जबकि ऐसे महान अगर बॉलर्स हों तो उनके नाम मुझे याद रहने चाहिए थे। एनीवेज़, क्योंकि मैं जिस्ट को ज़्यादा समझता हूँ, नामों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। एनीवेज़, लेकिन नाम याद रखने चाहिए ऐसी शख्सियत के। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब जो भारत की क्रिकेट टीम है, इस क्रिकेट टीम को आप देख रहे हो ना, आप पहले बैट्समैन को आउट कर दोगे, दूसरा मारेगा, दूसरे को आउट कर दोगे, तीसरा मारेगा, तीसरा नहीं मारेगा, चौथा मारेगा। आपके 8वें नंबर तक के बैट्समैन में दम है कि अगर एक भी चल गया तो आपको मैच जितवा देगा। महसूस होता है कि नहीं भारतीय क्रिकेट टीम को देख के? अब किसी समय पे ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखकर ही महसूस होता था, भारतीय क्रिकेट टीम को देख के महसूस नहीं हो पा रहा था। बीच में आपने देखा था ना, सचिन आउट तो सारी टीम आउट, वही भारत था और वही भारत अब है। तो यही चीज़ है जो सेना कह रही है, कि सेना कह रही है भैया जब आपके पास मिसाइल आता है तो आप लोगों को लगता होगा अरे छूट गई तो भैया बहुत मुश्किल है। 100% प्रिसीजन मैंने चारों लेवल की अपनी चेक कर ली है इस वॉर में। सीधा बोला आर्मी ने, कहता है एक से छूट गई, दूसरा पकड़ा, दूसरा छूटे, तीसरा पकड़ा, तीसरा छूट गया, चांस नहीं है कि मिसाइल गिर जाए हमारे पास। और ये खतरे की घंटी बजाता है चीन और अमेरिका के लिए, क्योंकि आपका सुदर्शन चक्र अगर इतना मजबूत है और आपकी मारक क्षमता इतनी तेज़ है, भाई आप घेरोगे कैसे उसको? आप किसी देश को घेरोगे कैसे? एंड दैट एक्चुअली डिक्लेयर्स, ये वॉर हमने पाकिस्तान के खिलाफ करी नहीं थी, ये सॉफ्ट इशारा था पूरी दुनिया को कि भारत की आर्मी और भारत की नेवी है क्या। आपने सीधा सीधा पाकिस्तान को इशारा नहीं दिया, आपने चीन को भी दिया है कि भैया तू आराम से बैठ, टक्कर बिल्कुल दम की है अब की बार। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, चीन से भगवान ना करे कभी युद्ध हो गया, भारत चीन की बजा डालेगा, भारत चीन की ज़बरदस्त बजा डालेगा, भारत अमेरिका की ज़बरदस्त बजा सकता है। क्योंकि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट जो वॉरफेयर, जो ज़मीन पे लड़ाई है, ज़मीन लड़ाई सेना आपके पास में, और आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो अब अमेरिका पे और चीन पे डिपेंडेंट नहीं है। आप इजराइल के साथ में अपना जो है संयोग बनाकर नई चीज़ बना रहे हो, आप रशिया के साथ ब्रह्मोस बना रहे हो, आप सोच रहे हो। तो होता क्या है कि अभी तक क्या होता था पाकिस्तान के अंदर, क्या होता है, वो अपनी मिसाइल्स जो है वो ले रहा है, उधार पे ले रहा है। वो कह रहा है अमेरिका से F-16 दे दे, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि F-16, अरे भाई जिसके पार्ट मैंने खुद बनाए हों, स्कूटर चलाना है मेरे को, स्कूटर चलाने के 2 तरीके हैं, किसी कंपनी ने स्कूटर बनाया मैंने वो चला लिया, और एक तरीका स्कूटर बनाए भी मैंने अब मैं चला रहा हूँ। तो दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? जिसका स्कूटर मैंने खुद बनाया है और उसको मैं चला रहा हूँ, कहीं पर भी ख़राब हो जाए। दूसरी बात, सामने वाले को नहीं समझ में आएगा कि ये इसका स्कूटर कौन सी रेस के लिए तैयार हो रहा है। जिसका स्कूटर मैंने खुद बनाया है और जब मैं उसको खुद चलाऊँगा तो मैं उसको कौन सी रेस में कितनी पोजीशन से कितनी तेज़ चला सकता हूँ, ये किसको पता होगा? मुझे ही पता होगा। इतना आसान नहीं है दूसरे वाले के लिए उसको जानना। इसीलिए आप देख रहे हो चीन का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, पूरी दुनिया को नहीं पता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। बना ले तुम साला 6000 बना लो ऐसे डिफेंस सिस्टम, किस काम के? और भारत का डिफेंस सिस्टम एक भी ड्रोन भी नहीं गिरने दे रहा, मिसाइल भी नहीं गिरने दे रहा। बहुत बड़ा संदेश है दुनिया को। चीन की पोल पट्टी खुल सकती थी, चीन का हालत ख़राब हो सकती थी कि भाई तूने इतने न्यूक्लियर सब रख रखे हैं, फ़ायदा क्या होगा? एंड टाइम पे चलेंगे नहीं, ये फुस मार जाएगा बम। कॉक ब्रांड रखो, दिवाली पे होता है ना कॉक ब्रांड रखो, वो वाला मामला है। तो पहली चीज़ तो सीखने के अंदर ये मिली है इस वॉर से। अब मैं आपको बताता हूँ, अपने बच्चों के साथ जब डिस्कशन करें, मेरा हमेशा फोकस यही है
कि देखो यार, जो हम कर सकते हैं ना, हमें अपना दायित्व निभाना है। हो रहा है उल्टा, सेना और जो सरकार कर रही है, हम उसके ऊपर दिन रात टिप्पणी करे जा रहे हैं। अरे सेना ने ये कर दिया, और तेरे को पता है चला, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तुम कर लो टिप्पणी भाई, लेकिन उससे तुम्हारे जीवन में फ़ायदा क्या? उनसे लेसन लेकर मेरा जो दायित्व बनता है, मैं व्यापारी होने के नाते दायित्व क्या है, नागरिक होने के नाते दायित्व क्या है, राष्ट्र में अपनी भारत माता का पुत्र होने के नाते दायित्व क्या है, इन दायित्वों को हमें निभाना है ना, उसमें फोकस करना चाहिए। तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपका ध्यान उस तरफ आकर्षण करने की कोशिश करता हूँ। कोई तो हो भारत में जो इस बात को समझे कि हमें ये सीख कर अपने बच्चों को सिखाना, बच्चों को तैयार करना है। यही तो बच्चे जाएंगे कल को सेना में, तो इनको आधा तैयार करके भेजो ना मेरे भाई। एनीवेज, तो अब समझिए, तो अब क्या हो रहा है आप समझो। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? इससे सीखने वाली बात ये है कि अपने बच्चों को आपने तैयार करवाना है कि बेटा, ये जो स्कूलों के अंदर नॉर्मल पढ़ाई चल रही है ना, a+b² होल का स्क्वायर कर दिया, यही चीज़ है जो हम प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं। हम बच्चों को बता रहे हैं a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab कहाँ से आया, कैसे बना, ये a² + b² + 2ab क्यों है, a² + b² + 3ab क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमने बच्चों के अंदर ये सोचने की क्षमता पैदा कर दी, तो ये बच्चे क्या बना रहे हैं? ये बच्चे कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसको दूसरा बंदा समझ भी नहीं पा रहा है, और यही आपकी पावर दिखाता है। भारत ने जब रशिया के साथ में ब्रह्मोस बनाएगा, इजराइल के साथ बैरक बनाएगा, कुछ बनाएगा, तो ये टेक्नोलॉजी कोई जाके दूसरे देशों को ऐसे परोस नहीं देगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, दूसरे देशों की लग जाएगी लंका। उनके लिए चैलेंज है समझना कि भाई इसने जो बनाया, इसमें बेसिकली मामला क्या है, क्या क्या करा होगा इन्होंने, दिमाग लगाओ। आप समझ रहे, इतना आसान नहीं है, ये रॉकेट साइंस है, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट साइंस, सबसे मुश्किल साइंस में से एक है। उसके अंदर आप भेद रहे हो और उसमें दूसरे को नहीं कर रहे, तब आप पावरफुल आर्मी बनते हो। तो पहला लेसन तो अपने बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा, अभी क्या हो रहा है, उधार की शिक्षा वो ली और बच्चों के दिमाग में फीड कर दी और उनको नौकर बना दिया। हमें क्या सीखना है, जो उधार की शिक्षा है उसको डिकोड करो, और डिकोड करके वहाँ से नई चीज़ों को निकालो, नई चीज़ों पे अनुसंधान करो। डजंट मैटर डिग्री आएगा ना आए, बोल्ड स्टेप है, इसीलिए हम बीच का माध्यम लेके चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने वैदिक गुरुकुल की शुरुआत कर दी, जिसके अंदर हम मंडे टू फ्राइडे, जो मकूंस कहता है, हमारे 3-3 साल के बच्चे हैं, और वीडियोज़ आएंगी आपके पास, ध्यान देखना। और ये मैंने प्रोजेक्ट इसलिए शुरू करा, अगले 10-15 साल में मैं एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करूँगा, जैसे सुपर 30 काम जो हुआ था वो हुआ था शुरू। 10-15 साल में हम एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर देंगे, वो पीढ़ी छक्के उड़ा डालेगी इस गुरुकुल के अंदर जो है। क्योंकि क्या है, 10 साल से तो अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, और जब कोई ऐसा गुरु जो है, अगर द्रोणाचार्य जो है आगे अर्जुन को तैयार करेगा, तो सोचो अर्जुन कितना घातक तैयार होगा। एक्चुअली एम हम ये लेके चल रहे हैं। तो अभी मैं द्रोणाचार्य पूर्ण नहीं बन पाए, लेकिन आज के समय के हिसाब से हम द्रोणाचार्य भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महसूस कर पा रहे हैं हम। वो तो बहुत बड़ा नाम है, खैर उस समय की बात अलग थी। उस समय में तो क्या है, द्रोणाचार्य को बनाने के लिए भी तो परशुराम थे ना, तो एक पूरी जनरेशन लग जाती है, खेप लग जाती है। तो हमारे बाद में कोई आएगा, हमारे बाद में, अब वो तो जनरेशन ही बहुत बढ़िया थी। देखो, सम्मान करना चाहिए, भगवान शिव से परशुराम ने सीखा। भगवान शिव तो खुद ही परफेक्ट हैं, ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं। ऑलमोस्ट परफेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसी का बनाया नियम है, शिव ने ही नियम बनाया कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है ना। तो कोई गलत ना समझे, किसी का ठेस ना लगे, है तो शिव महादेव हैं। तो शिव ने किसको सिखाया? भगवान परशुराम को। भगवान परशुराम ने किसको सिखाया? द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य ने किसको तैयार किया? अर्जुन को। चारों की खेप देखो ना यार आप। तो इसीलिए तुलना बनती नहीं है, हो गई। लेकिन अभी जो सिनेरियो मैंने एग्जाम्पल देने के लिए बताया, तो हम क्या कर रहे हैं, खुद को द्रोणाचार्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये भी अच्छा, ये अस्त्र होता है, ये अस्त्र होता है, ऐसे तैयार करो, समाज के अंदर ऐसे तैयार करेंगे। हमारी जो अगली खेप आएगी, अगली जनरेशन आएगी, वो मुझसे भी ज़्यादा घातक आएगी, और हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर है। उसी के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से ये है कि बेटा ठीक है, वो उसने मार्गदर्शन, उतनी दिशा दर्शन दे दी ना। तो आपको कोशिश क्या करनी है, खुद को पहले इंप्रूव करो। हम क्या करते हैं, केवल बच्चों के ऊपर फोकस करते रहते हैं, क्या अच्छा बच्चा ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। नहीं भैया, पहले आपको भी द्रोणाचार्य बनना पड़ेगा। द्रोणाचार्य आप बनोगे तब जाके आप अर्जुन को तैयार कर पाओगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि खुद द्रोणाचार्य बन रहे हैं। हमें पता है कि हम अर्जुन नहीं बन पाएंगे, 40 साल की उम्र हो गई, सीखने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन हम अर्जुन खुद नहीं बन पाएंगे। अर्जुन को तैयार तो कर सकते हैं, तो उसके लिए द्रोणाचार्य खुद बन रहे हैं और नीचे अर्जुन को तैयार कर रहे हैं। खुद के स्किल भी बढ़ा रहे हैं और उनके स्किल तो ज़बरदस्त बचपन से बढ़ा रहे हैं। तो मेरा पूरा फोकस जो है वो 1.5 साल 3 साल के बच्चों के ऊपर है। मैं इनको 10 साल मेहनत करूंगा ना, 10-11 साल के अंदर आप देखना कितने घातक बच्चे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। उस समय आपको इसकी वीडियो की रिलेवेंस पता चलेगी। यही चीज़ आर्मी और नेवी ने करी है, यही चीज़ आर्मी और नेवी ने करी है। 1962 के अंदर जब हमारे पास में क्षमता नहीं थी, जब हम जाकर अपने एरिया को बचा नहीं पा रहे थे, वहाँ से चलते हुए हमारा इसरो
हमारी आर्मी, हमारी नेवी, 1971 की वॉर आप देखिए, हमने ओवर द टाइम उसको इतना डेवलप किया है। और ये 70-80 साल का रिसर्च है। आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है जब आपको इसरो ने सपोर्ट दे दिया और उसने कहा भैया मून मिशन लॉन्च करेंगे। कई बार हम दिमाग में भी आता है मून मिशन क्या करना, पाकिस्तान ने बोला ना अरे चांद के ऊपर मिशन भेजने का क्या फ़ायदा, चांद दिख तो रहा है, वो क्या दिखना कम छोटा बड़ा हो जाएगा। अरे मूर्ख आदमी, उसको तैयार करने के लिए जो टेक्नोलॉजी तेरे देश में डेवलप होगी ना, उससे तू इतनी घातक मिसाइल बना लेगा। आप समझो, दिमाग चलाने की बात है। a+b का होल स्क्वायर क्यों सॉल्व करना, इसलिए सॉल्व करना कि a² + b² + 2ab जब आप करोगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे ये कैसे होगा, इससे आपका दिमाग एक ऐसे लेवल पे पहुंचेगा जहां पे कल को आप रॉकेट साइंस समझ पाओगे। तो a² + b² + 2ab मेरे काम आए ना आए, लेकिन उसने मेरे दिमाग को तो इतना तैयार कर दिया जिससे मैं रॉकेट साइंस बना पाऊँ। ये आर्मी से सीखने की बात है जो अपने बच्चों के अंदर आज तुरंत लगाने की आप कोशिश करिए। दूसरी बात क्या होती है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तैयार होता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा घातक होता है, वो कम बोलता है। ये दूसरी चीज़ है जो आपको अपने, ये हमारे घर में हमें लक्षण जानने के अंदर पता चलेंगे। मुझे महसूस होता है, मैं अब दिन पे दिन जैसे ग्रो होता जा रहा हूँ तो आप देखेंगे मेरी वीडियोस जो है उतनी कम आ रही हैं। बहुत लोग अभी ये भी पाकिस्तान वाले भाई भी 3 दिन से बोल रहे थे, मन नहीं बन रहा था, नहीं है। आज जब मैंने ब्रीफिंग देखी मेरे को लगा यार आज है कुछ बोलने के लिए, आज बोलेंगे। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है, जब बोलने के लिए कुछ हो तभी आओ यार, जब नहीं है बोलेंगे तो क्या बोलोगे, राइट। और नॉर्मली हमारे देश में भी क्या हो रहा है, सो कॉल्ड हम इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड हम मीडिया चैनल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे इस पूरे ड्रिल के दौरान जो सबसे कमज़ोर कड़ी रही वो हमारी नेशनल मीडिया रही। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, टीआरपी का, लालच का दबाव है। तो इसलिए क्या है, हर आधे घंटे में उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ दिखानी है। ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ से लाएंगे इतनी? तो उस दबाव के चलते हुए आर्मी के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव नहीं है। अरे भाई देश की जनता क्या बोलेगी यार, इसके ऊपर तो अटैक करना है यार, ऐसे करना है। आप सोचिए, देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा तैयार होते हो, ये दूसरा सिग्नल है जो समझने का। ये अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा जब तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा तैयार होंगे ना, तब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होगी मुझे किसी को जाके जवाब देना है। आप सिर्फ करोगे और चुप बैठोगे, मारोगे चुप बैठोगे, मारोगे चुप बैठोगे। दैट्स हाउ ये बिहेवियर चेंज होता है जो हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। ध्यान से समझो इसको, बात को। तो हो क्या रहा है, 8 दिन में हमने वीडियो क्यों नहीं बनाई, जबकि तुरंत हो जाना चाहिए था। अरे दोस्तों, भारत पाकिस्तान, जबकि मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हमें ये करना चाहिए, मॉक ड्रिल ऐसे करो। आपको जान के हैरानी होगी, पूरी वैशाली के अंदर मैं पिछले 8 दिन से प्रवास कर रहा हूँ। और 8 दिन से प्रवास करते हुए अलग अलग सेक्टर्स में जाकर अलग अलग लोगों से बात करके मैं उन्हें यही जताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी उस समय आप नहीं थे। बात को समझिए, जब वॉर हो रही है तो मैं पूरी नेशनल, आप जो 83,000 लोग मेरे साथ जुड़े हो, 82,000 जुड़े हो, मैं आप सबको नहीं बचा सकता भाई। इसमें भी समझो कि मैं आपको क्यों नहीं बचा सकता। पॉइंट जो है ना आपस में होते हैं इंटरलिंकिंग। दोबारा मारने की कोशिश करूंगा जो टॉपिक मैं अभी छोड़ रहा हूँ समझ कर, लेकिन इस वाले को भी समझो, क्योंकि नहीं तो क्या है, दिमाग में इधर उधर हो जाते हैं। अब आप कहोगे वरुण जी लिख लिया करो, लिख नहीं सकते ना यार, बात के अंदर से बात आती है। मैं बनाता जा रहा हूँ तो ठीक है, हाँ, लेकिन आपसे बात करते हुए ज़रूर लिख सकता हूँ ताकि पॉइंट्स जो हैं वो मिस ना हो। तो उसके अंदर जो है मेरे को ज़रूर करना चाहिए, ये जो चीज़ है इसको हमें समझना चाहिए, इसको इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए। 1 मिनट बस। अरे यार भाई, जस्ट अ मिनट, पॉइंट जो है ना आपके मिस नहीं होंगे। हाँ, तो मैंने क्या बोला, कम बोलने वाला है ना, ये हो गया कम बोलने वाला। और अब आ गई आपकी, एक तो आ गया, मैंने बोला कि भाई कम क्यों बोलता है, जो बंदा तैयार होता है ना, वो कम बोलता है। और दूसरा क्या, हाँ, ऑपरेशनल्स। अब समझो क्या है मामला, अब इन दोनों पॉइंट को समझो जो मेरे दिमाग में है क्या है ये। अब देखो मामला, अभी मैं पहले आपको ऑपरेशन में समझाता हूँ, जहाँ पे मैंने बात छोड़ी थी उसी को दोबारा पकड़ लेते हैं, फिर आएंगे हम कम बोलने वाले में। देखो क्या होता है, पाकिस्तान जो है उसकी जो जनता है, अब देखो मैं एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया का इसलिए नहीं दे रहा, पाकिस्तान कोई कमज़ोर है और मैं घृणा की क्षेत्र, नहीं भैया, भारत भी एक समय पे ऐसा ही था। हम दोनों के जीन्स ऑलमोस्ट सेम है। लो भैया, एक और बात पता चली कि हम दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है ना। अब मैं आज आपको ये भी बताऊंगा हम दोनों में, भारत और हिंदुस्तान में फ़र्क क्या है, ठीक है ना। इसको भी ध्यान से समझना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें सीखने लायक है, दिमाग में आती हैं तो मैं बताता हूँ। समझो, पहले हम बात करते हैं। देखो, भारत और पाकिस्तान के अंदर जो है, वहाँ की आप मीडिया को देखो, वहाँ की लोगों की जनता को देखो और हमारे लोगों की जनता को देखो। हम लोग बहुत कुछ गलती करते हैं। हम क्या होता है, हम पाकिस्तान को बड़ी ना घृणा की नज़र देते हैं। अरे पाकिस्तान वाले उल्लू हैं, पाकिस्तान वालों का मजाक उड़ता है, पाकिस्तान वाले बेवकूफ़ है।
ऐसा नहीं होता भाई। वो जितने उल्लू, जितने बेवकूफ़, जितना आप उनका मजाक उड़ाना चाहो, उतना मजाक आप अपने भारत में भी आपको एक से एक नमूने मिलेंगे। कम नहीं है, कम नहीं है। आप पाकिस्तान की सेना को, हाँ आपकी सेना ने ज़रूर आपकी इज़्ज़त बचाई हुई है, उन्होंने बेचारों ने कभी कुछ गलत किया नहीं, और वो इसलिए त्याग बहुत किया है, सेक्रीफाइस को बहुत किया है, और उन्होंने कुछ वापस मांगा नहीं। एक पूरी प्रक्रिया रही है हमारी सेना की। और पूरी दुनिया के अंदर बता रहा हूँ मैं जो ये दावा कर रहा हूँ ना कि समय आने पर एक बार चीन अमेरिका के भी ठिकाने लगा देगी सेना, वो इसलिए इनका तपोबल बहुत ज़्यादा है। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ। आपको लगता होगा अमेरिका के पास में बहुत सारे हैं, देखो दो बातें होती हैं करने की। अब ध्यान से समझो इसको, और चीज़ मैं क्लियर बताता हूँ, बड़े इसको क्लैरिटी से समझो। इतने तेज़ विचार आ रहे हैं दिमाग में कि मैं समझाना भी मुश्किल हो रहा है। ध्यान से समझो, पाकिस्तान ने क्या करा है, पाकिस्तान की, अब आप पाकिस्तान की, अमेरिका की और भारत की, तीनों की सेना को, तीनों के लोगों को, तीनों के देश के लोगों को एक साथ खड़ा करो। वॉर का टाइम चल रहा है। पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की जो बात करने का लहजा है वो क्या है, आप चिंता मत करो, हम हिंदुस्तान से जो है टक्कर ले लेंगे। तो उसकी मीडिया पूछेगी भाई तुम कैसे टक्कर लोगे, कहते दो चीज़ें मेरे पास, एक तो हमारे अंदर जज्बा बहुत है लड़ने का, तो हम जो है बहुत जज्बे से हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, और जो व्यक्ति गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो वो लड़ जाएगा। बात ठीक कह रहा है वो। दूसरी बात क्या है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो न्यूक्लियर वेपन है तो हम शक्तिशाली बहुत है, हम बटन दबाएंगे और पूरे इंडिया को तबाह कर देंगे। दो बातें बोली उसने। अमेरिका वाला जो है वो क्या बोलेगा, अमेरिका वाला बोलेगा भैया हमारे पास दुनिया की सबसे हाईएस्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात, हमारा डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है, ये हमारी खास बात है। तुम्हारे पास अगर एक जहाज़ है ना, मेरे पास भाई 50 जहाज़ हैं, तुम घुसोगे तो हम चारों तरफ से घेर के मार डालेंगे। ये अमेरिका वाले का लहजा है बात करने का, राइट। इंडिया वाला क्या बताएगा, इंडिया वाला बोलता नहीं है, लेकिन अगर इंडिया वाला बोलेगा तो क्या बोलेगा इसको समझो। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमारे पास में जो चीज़ है कि भाई तुम्हारे पास में न्यूक्लियर मिसाइल है, बात समझ में आ गई। तुम्हारे पास जज्बा बहुत है, बात समझ में आ गई। ये जो जज्बा है ना, ये जज्बा रातों रात डेवलप नहीं होता। अब ध्यान से समझो, बच्चों को सिखाना क्या है। आपके पड़ोस में लड़ाई हो गई, तो लड़ाई हो गई, आप निकले एक रात में, ओए मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं गुर्रा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। दैट इज़ ओनली वन पार्ट। आप समझ रहे हो, ये केवल एक वन पार्ट है लड़ाई का। इसमें एज किसको मिलेगा, एज उसको मिलेगा जो पिछले 10 साल से इस लड़ाई की तैयारी कर रहा है। जज्बा काम आता है, लेकिन जज्बे का रोल 25% रहता है लड़ाई के अंदर, 75% रहता है पिछला कि आपने उस लड़ाई की तैयारी क्या की है। पाकिस्तान की सेना में कटने के लिए शायद तैयार हो जाएं, वो भी मैं शायद बताऊंगा क्यों। वहाँ पे तैयार नहीं, क्योंकि भाग चुके हैं ना पहले सेना से, वापस भाग चुके, कायरो की तरह भागे बेचारे वापस। उसमें सेना के नीचे के लोगों का हम उपास करते हैं, उपास नहीं, जनरल की हालत ख़राब है। वो वही रीज़न है कि इनके जनरल जो इतने कमज़ोर कैसे हो गए। इनके जनरल 1971 में इतने कमज़ोर नहीं थे। ध्यान से समझना, मैं आपको अभी, हम ऊपर से चीज़ें देखते हैं ना, तो हमें लगता है 1971 में 90,000 घुटने टेक दिए। वो इनकी सेना इस समय कमज़ोर क्यों है उसको ध्यान से समझना। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कमज़ोर क्यों है ये, आप सोचो। ये 1946 के अंदर जितने कमज़ोर थे उससे कमज़ोर 1971 में हुए, 1971 में जितने कमज़ोर थे उससे कमज़ोर 99 में हुए, 99 में जितने कमज़ोर थे उससे कमज़ोर ये आज हुए हैं। और ये पैटर्न होता जा रहा है लगातार कमज़ोरी का। उसका रीज़न क्या है, इसको अपने बच्चों को समझाना चाहिए। अब आते हैं वापस अमेरिका वाले का। अब आपने समझा भारत कैसे काउंटर करेगा। दूसरी बात, न्यूक्लियर मिसाइल, उसने कहा मैं बटन दबाऊंगा। तेरे बात भाई बिल्कुल ठीक है। अब आप ये भी समझो, यहाँ पे बहुत बार हम भी डरते हैं ना कि पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा, न्यूक्लियर मिसाइल चल जाएगी, अरे भाई दोनों तरफ तबाही होगी। नहीं होगी, और अगर होगी दोनों तरफ तबाही होगी, बात सही है, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। उसका पैटर्न दूंगा आपको, रीज़न दूंगा क्या है। और ये भारत की सेना ने और सरकार ने बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है वो निकाला है। यहाँ से क्या है, उसके पहले वाले क्लेम के अंदर समझ में आता है, वो कहता है जज्बा बहुत है। भाई जज्बा तो तेरे अंदर है, समझ लिया कि तू खुद की गर्दन कटवाने के लिए और गोली खाने के लिए तू तैयार हो जाएगा रातों रात। वो भी शायद है, पक्का नहीं है, क्योंकि पिछला इतिहास गलत हो गया। लेकिन भाई वो जो 75% की जो तपस्या चाहिए थी ना इन फील्ड, वो तूने नहीं करी, और वो तुझे करे हुए 40-50 साल हो गए हैं। वो क्यों 40-50 साल हो गए? क्योंकि तेरी सेना का काम तो कर ही नहीं रही। या तो वो टेररिस्ट डेवलप करने के अंदर अपना समय लगा रही है, या वो व्यापार करने में अपना समय लगा रही है। जिस देश की सेना अपनी पॉलिटिक्स के अंदर केवल इन्वॉल्व हो जाएगी, बचे हुए टाइम के अंदर अपने देश के एसेट्स बेच के, बोला है ना वहाँ मेजर गौरव आर्य ने,
वहाँ के जनरल के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप उनको कोई टास्क दोगे, मैं बन गया हेड बन गया तो मैं कहूँगा जी जाऊँगा सीधा रशिया के पास या किसी के पास, कहूँगा यार ये वाला जो है ना मेरे देश की ज़मीन ले लो और इसके बदले पैसा दे दो। ज़मीनें तक बेची हैं इन्होंने अपनी कोई भी डिफेंस है, अच्छा जी हमें आपसे F-16 खरीदना है, F-16 खरीदना है, इसका मूल्य कितना हुआ, इतना हुआ, IMF से लोन आएगा, उसका कुछ पैसा अपने पास में रखेंगे, उससे कुछ पेमेंट F-16 की करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब चल रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप, व्यापार में, आप सेना की तैयारी तो करा ही नहीं रहे। इसका प्राइम एग्जाम्पल मैं वापस आता हूँ ब्रीफिंग के अंदर है कि उनके सेना के चीफ बोलते हुए जुबान जो है लड़खड़ा रही है, अंग्रेजी एक्सेंट से कुछ नहीं होगा भाई, कंटेंट होना चाहिए बोलने के लिए, उनका कंटेंट नहीं है। वो नौवीं कक्षा की बनी हुई जो ये स्लाइड्स हैं, आपने देखा स्लाइड्स का लेवल, हम क्या दिखा रहे हैं इमेज और वो क्या दिखा रहे हैं इमेज। तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि उनकी सेना का दिमाग कहाँ है, पॉलिटिक्स के अंदर है, व्यापार करने के अंदर है, आप समझ रहे हो। और जिसका सेना का यहाँ पर अगर अपना फोकस चला जाएगा, अपने जवानों को तैयार नहीं करेंगे, जो सबसे सीनियर सोल्जर टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी बात नहीं रख पा रहे, तो इनकी सेना के बीच में जाके क्या बोलते होंगे ये। हमारा प्रधानमंत्री जाकर सेना के बीच में उनका मोराल अप कर रहा है, ये वापस जाएंगे तो इनको कितनी घृणा की नज़र से देखेंगे इनकी टीम। तो नीचे वालों का सिग्नल क्या जाएगी, जो करप्शन अभी तक ऊपर थी, इस ड्रिल के बाद नीचे के लोग दबा के करेंगे और कर भी रहे होंगे पहले से, तो उन्हें पता है। और ये चीज़ इनके अंदर क्या लेकर आएगी, कायरता। आज आपने ड्रिल करी है, अगली बार जब पाकिस्तान से युद्ध होगा ना, इसकी सेना निकल कर भी नहीं आएगी बाहर, क्योंकि आपने इनकी नसों के अंदर पानी भर दिया है। इसीलिए यहां से लेसन सीखकर अपने बच्चों को सिखाओ। आज जब हमारे बच्चे इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ज़रूरत से समय लगा रहे हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा, तो हमें क्या करना है, जब ये ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा रहे हैं तब इन्हें बोलना है, बेटा ये जो आलस और ये जो हमारे खून के अंदर जो है ये बुज़दिली जो भर गई ना, इसकी कीमत हमें इतनी चुकानी पड़ेगी और इससे बाहर नहीं निकल पाओगे आप, ये भी समझो। ये इतना आसान नहीं होता। मैंने क्या बताया, जनरेशन लगती है अर्जुन को तैयार करने के लिए। एक अर्जुन को तैयार करने के लिए महादेव से परशुराम, परशुराम से द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य से अर्जुन आएगा और तब जाके एकलव्य और अर्जुन और कर्ण तैयार होंगे। इतनी आसानी से तैयार नहीं होंगे। एक जनरेशन से आप सीधा अर्जुन नहीं निकाल सकते। मैं कितना भी बड़ा खुद को 30 मार का समझ लूँ, मैं अपनी अगली जनरेशन को अर्जुन नहीं बना सकता। वो इसी तरीके से जब एक कायरों की और बुज़दिलों की कौम पाकिस्तान में खड़ी हो रही है तो वहाँ से आप वापस नहीं आ सकते। पहले मैं भी ये सोचता था, पाकिस्तान की इतनी समस्या, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं इस देश को कैसे बड़ा करने की कोशिश करता, कैसे करता। मुझे यही महसूस हुआ बहुत ज़्यादा चिंतन के बाद, भैया आपकी जनरेशन कट जाएगी। बहुत लोग हैं जो उन्होंने कोशिश करी, बीच में आए, कुछ करने का प्रयत्न करी, गर्दनें कटवानी पड़ेगी भगत सिंह की तरह, बस समझो, फांसी पे लटकने पड़ेंगे। पूरी जनरेशन खप जाती है एक देश को अच्छा बनाने के लिए, इतनी आसानी से नहीं बनते। वही चीज़ आप हमारे यहाँ देख रहे हो। 78 से जनसंघ जो है वो अपने साथ में शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी वो एक सीट के पीछे, अपने सिद्धांत के पीछे खड़े रहे। उस समय पे बड़ा उपहास लगा होगा, बहुत लोग आए होंगे समझदारी वाले जिन्होंने कहा होगा, अरे यार अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सीट के पीछे भी यार तुम यार राजनीति के अंदर बैठ के तुम धर्म के पालन कर रहे हो। बात नहीं, कितनों ने उनको ज्ञान दिया होगा। लेकिन उस समय पे उस सिद्धांत के ऊपर टक्कर और टिककर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वो सभ्य संदेश दिया था, जिसके ऊपर आज की जो आपकी खेप तैयार हुई है पार्लियामेंट में वो बैठी है। आज वाले उनकी तरह नहीं है सिद्धांतवादी, उतने नहीं है सिद्धांतवादी, लेकिन उनका आदर्श मानकर वो उतने सिद्धांतवादी बनने की प्रयत्न तो कर रहे हैं। तो आज जब हमारे बच्चे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे लगते हैं, उनको ये संदेश देने की जरूरत है, बेटा देख, अगर देश की सेना का चीफ का ये हाल हो सकता है तो तू बेटा किस खेत की मूली है। मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा बेटा है, तू दिन भर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चला, लेकिन मेरे भाई 1 घंटा 1.5 घंटा मेहनत करें। तो होता क्या है, हम अभी भी समझ रहे हो ना। आपका प्रश्न ये होगा, भैया इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की रील इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कैसे छोड़े इनको। नहीं छूट पाती, बिल्कुल सही कह रहे हो, मत छोड़ो। आप बस कोशिश करके 24 घंटे में से 1 घंटा निकालो अच्छे काम के लिए। अंधकार को दूर करना है तो ज्योत से दूर करना पड़ेगा। आप इतने ब्रह्मांड के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। आप अपने कमरे के अंदर एक ज्योति तो जलाओ, तो वो ज्योति से थोड़ा प्रकाश हुआ। अब हर रोज़ ये ज्योति जलाते रहोगे तो ऑटोमेटिकली इस ज्योति का जो भी आपका रेडियस है, डायमीटर है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तभी तो मैंने कहा पिछले 10 साल से मैं खुद को ग्रो होते हुए दिख रहा हूँ, और अभी भी मैं द्रोणाचार्य तो नहीं बन सकता।
लेकिन मैं जो बन सकता हूँ मैं उससे बड़ा बनने का धीरे धीरे प्रयत्न कर रहा हूँ, और वहाँ से मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी अगली जनरेशन को और भी बड़ा बनाऊंगा। ये चीज़ करनी है, प्रयत्न आज शुरू करिए। आप ये मत सोचिए मैं पूरे दिन में, हम गलती क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे वो इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशन इन्फ्लुएंसर हमें क्या सिखा रहा है, कह रहे दरवाजे बंद कर लो, 6 महीने तक किसी से कोई जिक्र मत करो, केवल काम 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 लो। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ये पाकिस्तानी सोच है। वॉर हो गई है, सीधा जाकर भारतीयों के ऊपर टूट पड़ो, टूटने के बाद में अल्लाह अकबर बोल दो, अपनी गर्दन कटवा लो, लेकिन जीत कर आओ। भाई ये कुछ नहीं होने वाला इससे, क्योंकि आज तुम कितना जज्बा दिखाओगे, केवल 20% है, 80% तो वो पूरे साल की, 1.5 साल की, 2 साल की तपस्या जो आप करने वाले हो। आप सोचो एग्जाम से 3 महीने पहले तुम खुद को बंद भी कर लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, यही अपने बच्चों को सिखानी है कि बेटा अगर तुम सुबह से शाम तक तुम ये सोचो कि मैं कौन सी चीज़ है जो कंस्ट्रक्टिव कर रहा हूँ, धीरे धीरे शुरू कर। वो आधे घंटे वाली, अब आप आधा घंटा पौना घंटा जिम करते हो, उसको अच्छी सोच से कर रहे हो, अच्छी चीज़ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, वो अच्छी चीज़ अपना दायरा दिन पे दिन बढ़ाती जाएगी। हमारे बच्चों की समस्या ये नहीं है कि वो सारा दिन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं, हमारे बच्चों की समस्या ये है वो केवल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम रील ही देख रहे हैं। ये हमारी जनरेशन जो हमने अब तैयार कर दी है, जिसके कारण मुझे वैदिक गुरुकुल शुरू करना पड़ा, उसका कारण ये है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये, हम अपने बच्चों को केवल टोक रहे हैं, उनको कह रहे हैं ये देखो ये बच्चे हैं जनरेशन जी, उसको जेन जी बोलते हैं ना, ये देखो जेन जी, इनको कुछ पढ़ा नहीं है। अरे उनको नहीं टोकना, हमें खुद को गाली देनी है। वो बच्चे हैं भाई, उनको ऐसा बनाया किसने? हमने बनाया। हमारी एक पूरी कौम बुज़दिलों की कौम तैयार हुई है, बेवकूफ़ों की कौम तैयार हुई है। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से इस पूरे झंझट में से निकल कर कामयाब हो गया। एक मुर्गा होता है ना, वो झुंड में से निकलने में कामयाब हो गया। इसलिए मैं इस सिस्टम को गाली देता हूँ, और इसलिए मैं वैदिक गुरुकुल की शुरुआत कर रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में मैं 90-95% मार्क्स लाने के बाद में भी मुझे पता चल रहा है सिस्टम कितना खोखला है। टीचर को सामने टोकने का मैंने वो कोशिश करी, सब कुछ करी, तो मैं आज वैदिक गुरुकुल पे काम कर रहा हूँ ना। नहीं ये नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को, बकवास है, इसका कोई काम नहीं, हटाओ इसको। जो ढंग की चीज़ है वो पढ़ाऊँगा मैं, वो पढ़ाऊँगा मैं। तो इस समय हम वैदिक गुरुकुल वैशाली के अंदर खोल के बोर्ड के मेंबर बने हुए हैं। 3 लोग हैं उसमें, 2 लोग तो उनके खुद के ऑनर हैं, तीसरा मैं हूँ। और पूरा सिलेबस जो है वो मेरे द्वारा, किराने की दुकान में बैठा हुआ लाला जो है वो वैदिक गुरुकुल के करिकुलम को डिसाइड कर रहा है। और हम करके भी दिखाएंगे, हम 10 साल 11 साल के बाद दिखाएंगे हम बच्चों के अंदर क्या चेंज लेकर आते हैं। ये चीज़ चाहिए। अब ये रातों रात हुआ कि रातों रात नहीं हुआ, इसके ऊपर पिछले 4 साल से मैं अपने बच्चे के ऊपर भी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी बच्ची पे कोशिश कर रहा हूँ, बेटा ये पढ़ाएंगे, बेटा वो पढ़ाएंगे, उसके रिजल्ट देख रहा हूँ, तब जाकर मैं वैदिक गुरुकुल के बोर्ड में घुस पाऊंगा ना। तो अपने बच्चों को आपको ये बताना है कि बेटा सारा दिन नहीं, 1 घंटा, आधा घंटा, चल तू भी मेहनत कर मैं भी मेहनत करूं, ये जो आधा घंटा आप निकालोगे ना, ये दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, और तब आप देखना क्या चेंज आएगा। तो ये मैंने आपको वहाँ से निष्कर्ष के अंदर बताया जो पाकिस्तान से सीखने की अभी ज़रूरत है। और अगर ये नहीं करोगे तो एक पूरी की पूरी कौम, हमारी जो कौम है, मैंने अभी निष्कर्ष निकाला पिछले हफ्ते जब प्रवास पे था, वैशाली के अलग अलग जगहों पे जाके मैंने जब बात करी लोगों से, अभी उस पर भी आऊँगा। अरे यार कंटेंट इतना है बात करने का यार, वीडियो ही लंबी होती जाएगी, मैं क्या करूं, पता नहीं आप लोगों के लिए रेलेवेंट प्रूव हो रही है कि नहीं। क्या है ना, कंटेंट बहुत सारा होता है तो सब्जेक्ट वाइज जो उस पर अलग अलग बनाने में समय लगता है, और दिमाग मेरा ऐसा है कि बात करते करते बात में से बात निकलती है तो ये लगता है ये वाली ज़्यादा ज़रूरी है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो इसलिए अलग अलग बनाएंगे। अब समय मिलेगा तो इस पर अलग अलग वीडियोज़ भी बनाएंगे। वैशाली की सुरक्षा, आपको ऐसे ऐसे मैं कंटेंट दिमाग में अभी डालूंगा, आप कहोगे वरुण भाई बात तो तुम सही कह रहे हो और तुम्हारा सोल्यूशन भी सही है। खैर एनी वेज, पुराने वाले पे आते हैं। अभी पाकिस्तान का क्या हुआ, आपने समझ में आया, पाकिस्तान की सेना का समझा। तो वो जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर बोल के मैं अपनी गर्दन कटवा के मैं जीतूंगा, भाई तू बैठ जा, 80% तेरी तैयारी नहीं है, तो 20% में कुछ नहीं करेगा, वो तो फेक हो गया। दूसरा उन्होंने क्या बोला, हम बटन दबाएंगे न्यूक्लियर मिसाइल गिर जाएगी। भाई समय बदलता है, ये बात तुम 1971 के अंदर जब इंदिरा गांधी ने पहली बार, जब 70 के अंदर पहली बार वो ब्लास्ट किया था ना, तब तुम्हारी ये बात समझ में आ रही थी। आज देखो भारत की सेना क्या कह रही है, तू ऊपर करेगा, भाई मैं तेरे देश के ऊपर ही न्यूक्लियर मिसाइल फुड़वा दूंगा। पैटर्न समझ रहे हो आप, न्यूक्लियर मिसाइल का क्या मामला होना है। न्यूक्लियर मिसाइल पाकिस्तान से निकलेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी समझ रहे हो इस समय भारत क्या डेवलप कर चुका है, वो वहाँ से निकलेगी तो हमें पता चल जाएगा निकल चुकी है, और हम वहीं पर उड़ा देंगे उसको। वो उनके पंजाब से निकलेगी तो उनके पंजाब के अंदर ही फोड़ सकते हैं हम न्यूक्लियर मिसाइल। भारत उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। तूने न्यूक्लियर मिसाइल निकाली, तेरे सिर के ऊपर ही फूट गई, तो भाई तेरा न्यूक्लियर मिसाइल तेरे ऊपर ही रेडिएशन फेंक रहा है। लो, हो गया सॉल्यूशन।
इससे क्या सीख मिलती है अपने बच्चों को सिखाने की? इससे ये सीख मिलती है कि पुराने राग बेटा मत लापो। हमारे बच्चे भी खुद यही बात करते हैं और हम भी उनसे यही बात करते हैं। अभी आपको समस्या बताऊंगा मैं साथ साथ समस्या भी बताता जा रहा हूँ। ये आपको a+b² की समस्या हो गई। डिस्कशन करो ना भाई अपने बच्चों के साथ में, समय नहीं निकल रहा, बच्चों के साथ बैठ ही कहाँ रहे हो? यही सबसे बड़ी समस्या, लो इसी समस्या को ले लो। हमारे बच्चों के साथ में समस्या क्या आ रही है, मैं साथ साथ आपको समस्याएं बता रहा हूं। इन समस्याओं का समाधान करना तुरंत जरूरी है। ये आपका और हमारा फर्ज बनता है, बाकी चीजें छोड़ दो। आपका और हमारा फर्ज बनता क्या है, अब ध्यान से समझो। मेरा बच्चा जो है अभी 1.25 साल का है। कितने साल का है? 1.25 साल का है। फिर भी जो सामने टीवी चलता है उसमें सारा दिन रामायण चलती है, श्री कृष्ण चलती है। आप समझो ये दोनों उसको रिलेट कर पाता है। रामायण के अंदर तो वो काफ़ी कुछ बनाया है ना, रामानंद सागर जी ने मेहनत बहुत करी है। और श्री कृष्णा में उसको बाल स्वरूप अपने जैसा दिखता है, तो उसमें डांस करता रहता है वो। अभी जो 1.25 साल, उसको भारत माता की जय, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा। 1 साल 1.25 साल का भारत माता की जय सिखा रहा हूँ। बहुत लोग मुझसे कहेंगे अरे भैया 1.25 साल का है यार, तुम क्यों इस पर अभी से मेहनत कर रहे हो? भाई 1.25 साल का बच्चा है, उसके अंदर जो वो बोल नहीं पा रहा, उसके अंदर असंख्य चेंजेस है। मैं अर्जुन तैयार कर रहा हूँ और मेरे को अर्जुन तैयार करना है तो मैं 6 महीने से ही लग गया था। मैं शुरू से पहले दिन से ही लग गया था। वो रिसीव नहीं कर रहा या वो नहीं दिखा पा रहा तो अलग बात है, मैं तो पहले दिन से ही सुना रहा हूँ उसको। श्री राम के नाम, श्री राम के भजन, वो सब सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? मुझे उसको बनाना ही अर्जुन, कर्ण और राम है भाई। अब हम अपने घरों में गलती क्या कर रहे हैं? घरों में गलती ये कर रहे हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो आके घर में बोलते हैं जी इसके लिए कुछ सोचो। हाँ करवा देंगे, अभी तो स्कूल में एडमिशन 5 साल का तो होने दो, अभी क्यों बच्चे को परेशान करना, घूमने दो ऐसे ही। भाई घूमने क्यों दो? यहीं पे गलती है। घूमने मत दीजिए, स्ट्रेस भी मत डालिए, उसको उस जोन में डालिए जो उसके जोन के लिए तैयार हो। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ जो मैंने अपने बच्चे के लिए, 4 साल की बच्ची के लिए तैयार किया। और ये इतनी खूबसूरत चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपको हैरानी हो जाएगी। जब 4 साल की मेरी बच्ची अब जो हुई है, वो जब पैदा हुई थी, मैंने पहले दिन से पैदा होते ही चिंतन करा था। मैंने कहा यार इस बच्ची के लिए मैं क्या ऐसा करूँ कि इसका टाइम, एक चीज़ मेरे अंदर जो खास बात पिछले 10 साल, मान लो 10 साल में तो मैंने इसको बिल्कुल रेत के बिल्कुल पैना किया है, उससे पहले से मेरे दिमाग में थी। और मैं आपको भी आज वो सूत्र दे रहा हूँ। वो सूत्र ये है, ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा कीमती है समय, और इस समय का हिसाब रखना आप सीख लो। आप पूरे दिन मस्ती करो, आप पूरे दिन पिक्चर देखो, मैं अपने दिन के, आपको पता है, दिन के 3-4 घंटे ख़राब कर देता हूँ। दिन के 3-4 घंटे ख़राब कर देता हूँ रील वील, इंस्टाग्राम देख कर। आप कहोगे वरुण जी 4 घंटे इंस्टाग्राम देख काम क्या करते होंगे? मैं 4 घंटे इंस्टाग्राम देखता हूँ। मैं काम जो करता हूँ वो एक्चुअली 3 से 4 घंटे ही करता हूँ हर रोज़। लेकिन मैं जब 3-4 घंटे करता हूँ, उसका मैंने एक दिमाग में पैटर्न बना रखा है कि रात को सोने से पहले या दिन के अंदर जो है, मैं ये रियलाइज़ ज़रूर करता हूँ कि कल मैंने कोई ढंग का काम किया कि नहीं किया। मैं ये नहीं देख रहा मेरा टाइम कितना ख़राब हो रहा है, मैं बस एक खुद से ये सवाल पूछ रहा हूँ यार मैंने कोई ढंग का काम किया कि नहीं किया। तो यही चीज़ मेरी बच्ची जब पैदा हुई, मैंने पहले दिन से उस पर अप्लाई करा। मैंने कहा यार इसका सारा दिन सुबह से शाम तक बच्ची का ख़राब होता है, होने दे। तू बस ये सोच कि आज के दिन तूने इसके लिए अच्छा क्या किया, ओनली वन थिंग। अब वो वन थिंग सोचते आप जब मेरे पूरा चैनल पे पूरा जाओगे, अलग अलग जगह वीडियोस बिखरी हुई है, क्योंकि वीडियोस बहुत सारी होती है, मैं सारी वाक्षी चैनल पे नहीं डालता। फिर भी मैं कहूँगा यूट्यूब के अंदर आप सर्च करो, वैदिक गुरुकुल करके सर्च कर लो, तो आपको पता चलेगा कि कितने अलग अलग तरह के प्रयोग मैंने उसके लिए किए हैं। और वो अपनी ज़िंदगी को पूरा खुलकर एंजॉय कर रही है, और सुबह से शाम तक मैंने उसका पैटर्न बांट रखा है। अभी क्या होगा, वो सुबह अभी उठेगी 8 बजे के करीब, 8 बजे के करीब उठेगी। 9 बजे उठाकर मैं उसको 10 बजे वहाँ पे भेजूंगा प्ले स्कूल में। प्ले स्कूल के अंदर उसको पढ़ाया क्या जाएगा वो भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ बोर्ड के साथ बैठकर। और 3 लोग हैं जो इसको डिसाइड कर रहे हैं, हाँ भैया करिकुलम बिल्कुल सही है, ये चीज़ हमें बच्चे को पढ़ानी चाहिए, विच इज़ कंस्ट्रक्टिव। 2 घंटे वसूल करे। 1 बजे आ गई, खाना खुना खाया, थोड़ा सा आराम करा। 2 बजे 3 बजे उसकी एक ट्यूशन टीचर आती है जो 3 से 4 बजे तक उसको क्या पढ़ाती है, रामायण महाभारत ये सब। लोग मुझ पर हंस रहे थे जब मैंने अपनी 2-2.25 साल की बच्ची को ये सिखाना शुरू करा। आज उनको टेंशन हो जाती है, पता है क्यों? आज उनको टेंशन क्यों हो जाती है? मैंने अपनी 2-2.25 साल की बच्ची को जब रामायण और ये महाभारत, जैसे उसने त आ पापा बोलना शुरू करा था ना, मैंने उसको राम बोलना सिखा दिया था। आज दुनिया की टेंशन पता है क्यों होती है? मेरी बच्ची अभी 3.5 से 4 साल की है, वो स्पष्ट हिंदी के इतने कठिन शब्द बोलना शुरू कर गई है जो एक बार आपके सिर के ऊपर से निकल जाएंगे। और मैं अभी उसको आपके सामने लेकर नहीं आ रहा हूँ, मैं उसको लेकर आऊँगा 8-9 साल की जब वो हो जाएगी। और उसने ना पर कंचे उड़ाए ना दुनिया के, अब फिर सारी दुनिया क्या बोलेगी, भाई साहब आपने कैसे किया, कैसे? अरे ऐसा किया क्योंकि मैं 2 साल से टेंशन ले रहा था कि इस बच्ची को कैसे तैयार करना है मुझे। मैं 2 साल की, मैंने अपने छोटे बच्चे को प्ले स्कूल में पता है कब डाला है?
1 साल 2 महीने का था, स्कूटी पे खड़ा भी नहीं होना आता था। मैं उसको प्ले स्कूल में भेज रहा था, तो प्ले स्कूल वाली मैडम ने कहा सर क्यों बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, तुम 2.5 साल का बच्चा जो होता है वो प्ले स्कूल में आता है, इसको छोटे को क्यों लाया। मैंने कहा ज़िंदगी तब ख़राब होगी जब तुम इसे पढ़ाओगे, तुमने इसे पढ़ाना ही नहीं है। कहते पढ़ाना नहीं है। मैंने कहा तुम्हें इसे पढ़ाना नहीं है, मैं यहाँ पे इसे पढ़ाने के लिए नहीं लेकर आया, इसको सिर्फ कोने में बैठे रहने दो और इससे केवल एनवायरनमेंट को इम्बाइब करने दो। मैं शायद भारत का पहला ऐसा आदमी हूँ जिसने अपने 1 साल 2 महीने के बच्चे को प्ले स्कूल में 2 घंटे अपनी दीदी के साथ जाकर बैठ रहा है। आप जानते हो उसका रिजल्ट क्या हुआ? 3 महीने के अंदर अंदर टीचर्स ये कह रहे हैं सर ये बच्चा ज़बरदस्त है, ये बच्चा ज़बरदस्त है, क्योंकि जब सब करते हैं तो ये भी कूदता है, ये भी खेलता है और ये अपनी मर्ज़ी से खेलता है। हम इसे कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि कह ही नहीं सकते, उसके लिए कोई रूल ही नहीं बने हुए। मैं तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये देखने के लिए 1 साल के 2 बच्चे के लिए क्या होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं पैसा दिया है आप पढ़ाओ जरूर, ये करो। अरे भैया मैंने उसे केवल 10 से 12 बजे का एनवायरनमेंट दिया, 2 घंटे के अंदर वो आसपास जो जो चीज़ें अच्छी हो रही थी उसको इम्बाइब कर रहा था। और उसकी ग्रोथ अपनी बहन से भी ज़्यादा खतरनाक और तेज़ है, उसका दिमाग ज़बरदस्त तेज़ है। आप उसको एक शब्द, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, वो बेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, छोटा सा बेड पे नहीं चढ़ पाता, तो मैंने उसे एक बार केवल कह दिया बेटा पटरी जाके लेकर आ। पटरी, पटरी शब्द नया है, तो वो सोचता है, वो दिमाग लगाता है पापा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। 1.25 साल का बच्चा इतना दिमाग नहीं लगाता, वो अपने चलता रहता है, ये सोचता है ये क्या कह रहे हैं मुझे। और जब एक बार उसकी बहन गई और पटरी उठा के ले आई तो उसे 1 मिनट में समझ में आ गया, अच्छा पटरी का मतलब होता है पापा ये कहना चाह रहे हैं बाथरूम से पटरी लेकर आओ, यहाँ पे रखो और ऊपर चढ़ के चढ़ जाओ। सिर्फ एक ही बार उसकी बहन ने उसको लाकर दिखाई और अब से मुझे उसे दोबारा नहीं कहना पड़ता। वो जब बेड के पास आता है तो उसे पता है कि बेड के पास जाना है, कोई मुझे ऊपर पहुँचाएगा नहीं, तो जैसे ही आता है वो फिर इधर उधर देखता है, देखिए छोटा है ना अभी, तो इधर उधर देखता है, इधर उधर देखता है कि कोई मेरी मदद करेगा। हम बोलते हैं पटरी लेकर आ, बाथरूम में जाएगा, जाकर पटरी उठा के लेकर आएगा। 1.25 साल का बच्चा अपने आप पटरी उठा कर ला रहा है, बेड के बाजू में रख रहा है, उसके ऊपर चढ़ रहा है और फिर बेड पे चढ़ रहा है, फिर उतर कर जा रहा है। मैंने अभी वीडियो नहीं डाली, कल 1.25 साल का बच्चा है जो सीढ़ियों से खुद चढ़ रहा है और खुद उतर रहा है। आप अपने 1.25 साल के बच्चे के साथ ये करवा पा रहे हो तो मुझे बताओ। 1.25 साल का बच्चा है जो सीढ़ियों से खुद उतर भी रहा है और चढ़ भी रहा है, वीडियो डालूंगा। हम इस पे प्रयोग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बाकी लोग जो अपने बच्चों को गोदी गोदी में लेके, हम नहीं गोदी में लेके घूम रहे, हम केवल उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं कि ये गिरेगा तो इसको बचाएंगे, अदरवाइज डू इट डू इट डू इट, अपने आप करो अपने आप करो। देखने में ये बहुत छोटा चेंज लग रहा है, लेकिन ये जब 8 साल का वो हो जाएगा, व्यक्तित्व में डेफिनेशन अलग कर देगा। आप मेरी 3.5 साल की बच्ची का कॉन्फिडेंस देखना, उसकी बात करने का तरीका देखना, उसके दिमाग की शार्पनेस देखना, क्योंकि 1.25 साल 2 साल से हमने ये चीज़ मेहनत करी, हमने उसको सोचने पे मजबूर किया, हमने डाला ही नहीं कोई स्ट्रेस। तो ये जो चीज़ है जो हम कर रहे हैं, ये क्या तैयार कर रही है? ये तैयार कर रही है एक ऐसा उत्कृष्ट व्यक्ति जिसका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ चलेगा, और जब ये तेज़ चलेगा ये प्रकंचे उड़ाएगा। अब उसके साथ मुझे क्या बनना, अब ये भी ध्यान रखना, सिद्धांत क्या है, दिमाग तेज़ चलाने से आप ज़िंदगी में अव्वल नहीं आओगे। तेज़ दिमाग अर्जुन की तरह, हाथों की स्पीड, अभ्यास अर्जुन की तरह, और उसके बाद दिल में प्रभु के प्रति समर्पण और भक्ति अर्जुन की तरह। और फिर भी याद रखना, अर्जुन अर्जुन है, केशव केशव है। कितनी सुंदर लाइन बोली है, बताओ, निकल गई ना मुंह से? पैटर्न समझ रहे हो? तो मैं जब अर्जुन तैयार करूंगा 8-9 साल में, ये भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना की बात कर रहा हूं मैं। पाकिस्तानी सेना खुद पे काम ही नहीं कर पा रही है, उनके अर्जुन तैयार ही नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी जनरेशन, हमने अपनी एक जनरेशन अभी पिछली 20-25 साल की खराब करी है, उनकी तो 46 के बाद में खराब ही होती आ रही है। वो बांग्लादेश में जा रहे हैं तो देश को छुड़वाने की जगह वहाँ पे बेचारी महिलाओं का रेप करने की ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ऐसे बदतमीज़ लोगों को क्या सेना क्या है, अंदर घुस के मार दोगे आप पाकिस्तान को। मैं गारंटी से बोलता हूँ हमारी सेना पीओके, इस्लामाबाद, लाहौर सब कुछ लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब वो एक अलग बात है कि वो लेने के बाद भैया अमेरिका चीन के साथ बैठना है, उठना है, इनको अपनी बात बतानी है, इनको अपने साथ लेकर चलना है, ये सारे पैटर्न्स हो जाएंगे। अगर पूरी दुनिया में मुझे कोई इस समय ये बता रहा है कि मैं, अगर या तो मैं बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी हूँ और अगर मुझे थोड़ी समझदारी है, तो मैं केवल उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये बता रहा हूँ कि भारतीय सेना अंदर घुसकर पूरे पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेगी। पाकिस्तान के जितने जनरल हैं अपने देश को बेच के भाग जाएंगे। कायरो की पूरी कौम इन्होंने पूरी तैयार कर ली है। इतना वल्नरेबल और इतना हालत ख़राब है इस देश की।
और मुझे सिर्फ ये लगता है कि भारत की सेना इसमें इसलिए नहीं घुस रही क्योंकि घुस गई तो फिर ये चीन और अमेरिका वाले और ये सारे दुश्मन बन जाएंगे उस पॉलिटिक्स के अंदर, जो हमारी डेवलपमेंट और जो हमारी ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी। पहले इनके लेवल के ऊपर बिल्कुल आकर टक्कर के अंदर बैठ जाएं, जिसमें रशिया अमेरिका साइड में बैठे हों और इनसे इनकी भाषा के अंदर बात करना शुरू कर दें, फिर ये सारे काम निपटाए जाएंगे। मेरी सोच ये है, पता नहीं आप इससे सहमत होंगे कि नहीं। नहीं तो जो हालात और ब्रीफिंग देख के मुझे जो पाकिस्तानियों के ऊपर जो आया है ना मामला, मुझे इस समय जो है दो ही लोग हैं जो बिल्कुल मतलब कायर दिख रहे हैं। एक तो ये भारत की नेशनल मीडिया से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, जिन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ बना के इस्लामाबाद में घुस गए, फलाना घुस गए। अरे भैया, एक तो हमारे देश की जनता तीसरे लोग, मैं अपने देश की जनता से खुश नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं हूँ भाई, तुम सारा दिन ये न्यूज़ चैनल देख के कौन सा पहाड़ तोड़ लोगे भाई? इसमें से सीख लो, अपने घर के अंदर काम करो। आप थोड़ा 2 कदम, मैं उस व्यक्ति से बिल्कुल नाराज़ नहीं होता जो हल्का सा भी कोशिश आज कर रहा है। आज मेरी वीडियो देखकर अगर आपने ये कहा भाई साहब ये जितनी चीज़ें आपने कही ये करनी चाहिए, हम अपने घर में नहीं कर रहे थे, हम इससे शुरुआत कर रहे हैं, यू विल बिकम माई बिलव्ड। मैं आपको आदर की नज़र से देखूंगा, चाहे पूरा दिन आप खराब कर दो, आप एक काम भी अगर अच्छा कर रहे होंगे ना देश की ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो मैं आपको बहुत आदर की नज़र से देखूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, भारत में भी हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो पूरा दिन खराब हो जाता है, हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। विश्वास कीजिए, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते, और हमें ये महसूस नहीं हो रहा कि हम अपनी ज़िंदगी और आगे की ज़िंदगी को पूरा ख़त्म करते जा रहे हैं। वापस आते हैं चीज़ पे। ये पाकिस्तान की सेना का आपको पता चल गया, बटन दबाने से तुम काम क्यों, क्योंकि बटन दबाने के बाद में तुम्हारी वो ऑर्थोडॉक्स हो चुकी है मेरे भाई। भारत ने अभी तुम्हें ड्रिल दिखाई है, भारत ने केवल अपनी, तुम्हारी और चाइना की जितनी भी है क्षमता, सैन्य क्षमता, उसका अंदाज़ा लिया है, और इससे अंदाज़ा लेकर हम अपने आप को और ज़्यादा एडवांस करके आगे अगली बार आएंगे। हमें पता है कि इस वॉरफेयर के अंदर हमेशा हमें एज मिलेगा, और हम तैयारी कर रहे हैं चीन को, अमेरिका को, रशिया को, इन सबको टक्कर किस लेवल पे दे। वो हम पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीन का डिफेंस सिस्टम फेल होने के बाद में अब हम चीन के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमने चीन को कब कैसे ठोकना है अगर कल को आ गया तो। अब आप भारत का, जहाँ तक मुझे लग रहा है 99.9% चांस है, देखो ऑफिशियल बातें नहीं आती, एक आंकलन ज़रूर बताता हूँ। चीन के खिलाफ भारत की बॉडी लैंग्वेज पहले ही स्ट्रॉन्ग थी, गलवान घाटी में आपने देखा है, अब आप सुपर स्ट्रॉन्ग देखोगे, पेलम पेली मचेगी पूरी दुनिया के अंदर। तो ये उसका बटन न्यूक्लियर मिसाइल का क्यों नहीं काम करेगा पाकिस्तान का, आप समझ गए? उसका जो जज्बा है, वो जो बोलता है, वो क्यों नहीं काम करेगा, ये आप समझ गए? अब आप आ जाओ अमेरिका वालों के ऊपर। मैं देखो पीछे पीछे जाता हूँ, इसीलिए आपको आगे जाने के बाद में फिर पीछे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे की एक बात में वो जब लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, सब्जेक्ट नंबर 1 और उसके जो जितने भी उसके छोटे विषय होते हैं वो लिखते हो, फिर सब्जेक्ट नंबर 2, तो मैं सब्जेक्ट निकालता जाता हूँ उसके अंदर से, फिर दोबारा पिछले सब्जेक्ट पे जाना पड़ता है। अब अमेरिका के अंदर बैठा हुआ बंदा, याद है ना मैंने जो छेड़ा था, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है भाई भारत हमसे नहीं जीत पाएगा, वो इसलिए नहीं जीत पाएगा, तुम 1 हवाई जहाज़ निकालोगे हम 50 निकालेंगे, राइट? तुम 1 हवाई जहाज़ निकालोगे हम 50 निकालेंगे, और जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी उससे एज है, हमारी ऊपर है। एक बार में हम अमेरिका को लपेटे में ले लेंगे, नुकसान अच्छा खासा होगा, नो डाउट अच्छा खासा होगा हमारा भी, लेकिन इतने लपेटे में लेंगे, इतनी धुनाई और इतना ज़्यादा ज़बरदस्त सिस्टम बैठेगा कि अगर युद्ध हो गया तो आप, वो युद्ध कैसा होगा जैसे सारागढ़ी का युद्ध हुआ था, कि नहीं सारागढ़ी का तो खैर नहीं बैठेगा, वो युद्ध ऐसा होगा जिसके अंदर आप सोचो कि मानसिंह और महाराणा प्रताप का युद्ध होगा। आप समझ गए? अब ये भी ध्यान से समझो कि वो सारागढ़ी क्यों नहीं बताया मैंने, क्योंकि सारागढ़ी में क्या हो रहा था, सारागढ़ी का युद्ध होता है जैसे भारत की एक छोटी सी टुकड़ी जाए और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करे, 10,000 हैं उनके हाथ में, कुछ नहीं है, आपने 120 है, उन्होंने धमा के मारे, वो तो कहलाएगा सारागढ़ी का युद्ध। भारत और अमेरिका का जब युद्ध होगा तो वो युद्ध होगा जैसे मानसिंह और राणा प्रताप का है। मानसिंह भी ताकतवर है, लेकिन राणा प्रताप के सिद्धांत, राणा प्रताप का तपोबल, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हमारा और अमेरिका का अगर युद्ध हो गया तो वो युद्ध कैसा होगा, या चीन से युद्ध हो गया तो वो युद्ध कैसा होगा, वो युद्ध रहेगा महाराणा प्रताप और मानसिंह का। मानसिंह के पास में सेना महाराणा प्रताप से ऊपर है, मानसिंह खुद में योद्धा भी बहुत अच्छा है, बात समझ रहे हैं, और मानसिंह लड़ने के लिए आया, बढ़िया आदमी है, वॉरियर है। लेकिन महाराणा प्रताप धुआं उठा देंगे, क्यों उठा देंगे? महाराणा प्रताप का तपोबल बहुत ज़बरदस्त है। ये जो हम दिन रात का तपोबल, अपनी हमारी सेना, हमारी आर्मी, हमारी नेवी जो दिन रात मेहनत करती है ना, इनकी मेहनत के अंदर तपोबल बहुत है।
और ये तपोबल उसी हिसाब से है जो श्री राम और रावण के युद्ध में आपको देखने को मिलता है। आप समझ रहे हो कि राम जो है वो केवल जा रहे हैं, वो केवल अपना अंगवस्त्र है, और उसके साथ में आप जब बाण मारे हैं तो रावण एकदम हैरान हो जाए। रावण का जब पहली बार एनकाउंटर हुआ, वो काउंटर जब उन्होंने किया राम जी को, तो उन्होंने जाके नाना माल्यवान को क्या बोला, तो नाना माल्यवान ने बोला ना, अरे भैया तुम दशानन हो, तुमने कैलाश को उठाया हुआ है। कह रहे नाना जी आपकी बात सही है, मैंने इंद्र के वज्र को अपनी तरफ आते हुए देखा है, मैंने वो नारायण के सुदर्शन को अपनी ओर आते हुए देखा है, लेकिन राम के बाण के अंदर कुछ अलग है नाना जी। ये कब आपके धनुष पे चढ़ते हैं, कब ये जो है संधान करते हैं और कब ये निकलते हैं। उसने पूरा इसका विवरण बताया है कि जब राम उनको बाणों को निकालते हैं तब ब्रह्मा के समान जो है वो चतुर्मुखी होता है, और जब उसका संधान करते हैं तो विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान दिखता है, और जब उसे छोड़ते हैं तो स्वयं रुद्र के त्रिशूल के समान प्रहार करता है। तो कहते हैं उसका बाण नहीं है, वो बाण पता नहीं क्या है। ये जब भारत और अमेरिका का अगर कभी युद्ध हो गया, भारतीय सेना खुद को उस लेवल के लिए तैयार कर रही है। और ये क्यों तैयार कर पा रही है, क्योंकि शुरू से 40 से लेके अब तक इसे बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। हमारी सेना ने व्यापार के अंदर समय नहीं लगाया, हमारी सेना ने जो है आपको इसके अंदर से इसमें पॉलिटिक्स के अंदर समय नहीं लगाया, उन्होंने पिन पॉइंट फोकस केवल अपनी एक्सपर्टीज पे किया है। और जब अमेरिका या चीन से जब युद्ध हो गया, तब आप उस युद्ध में देखोगे महाराणा प्रताप का फेंका हुआ भाला कैसे जाता है। मानसिंह बच गया और लग गया तो खत्म था। अब हमारी सेना का अगर अमेरिका और चीन से, और यही चीज़ है जो हमारी सेना करने की कोशिश करी है, उसने पाकिस्तान के ठिकानों को ठोका क्योंकि वहाँ टेररिस्ट बच रहे थे। यही एक शक्ति का प्रमाण होता है। जब आप शक्तिशाली होते हो ना, तो ऐसा नहीं है नेस्ता नबूद करके ख़त्म कर दोगे। मेरा मन यही था कि पाकिस्तान को जैसे ही उन्होंने, मोदी जी ने बोला मिट्टी में मिला देंगे, मैंने कहा धुआं उठा देंगे, पूरे के पूरे शहरों के शहर तबाह कर देंगे, एक बार पूरी दुनिया को दिखा देंगे भैया पंगा लोगे तो क्या है। लेकिन भारतीय सेना और सरकार की सोच इससे भी ऊपर थी। उन्होंने इस युद्ध के थ्रू आपको पूरे रामायण और महाभारत का सबसे शीर्ष दिया है कि जब आप शक्तिशाली होते हो ना, तब आप निर्दोषों पे और निहत्तों पे वार नहीं करते। बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है। मैं यहाँ चूक रहा था 1-1.5 हफ्ते पहले, जब मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने अटैक किया है, भारत की सेना क्या कर रही थी, मैंने कहा पीओके पूरा आएगा, दबा के इनकी ठुकाई होगी और अंदर घुस घुस के इनके मारे जाएंगे लपेटे, और सारे के सारे खदाड़े जाएंगे, पानी मिलेगा नहीं, तरसने दो इन्हें। लेकिन जो सरकार और भारतीय सेना ने उससे भी उच्च कोटि का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा यार हम निर्दोष सिविलियन को नहीं मारेंगे। इन्होंने उनके एयरबेस तोड़े, इन्होंने टेररिस्ट कैंप तोड़े, और मेरा मन था साला मिलिट्री जनरल के जो है ना उनके घर उड़ाने थे इन्हें, जो इन्होंने नहीं उड़ाए। उड़ाने चाहिए थे इन्हें, वो भी उनकी कोई और ज़्यादा अच्छी सोच रही होगी। और मुझे अच्छी चीज़ ये है कि मैं मोदी और सेना के दिमाग के ऊपर खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। ये नागरिक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब आपकी सरकार और सेना जो है अच्छे काम कर रही हो, तो उनके ऊपर भरोसा रखो कि वो वहाँ पे बहुत दिमागदार लोग बैठे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप समझ गए। तो अमेरिका के खिलाफ भी मैंने ये बताया, जब अमेरिका के 2 लोग जब बात कर रहे होंगे, उनको हमें काउंटर कैसे करना है। और अगर आपके पास इतनी ताकत है ना कि आप महाराणा प्रताप की तरह लड़ पा रहे हो, तो विश्वास करो आप बहुत खतरनाक हो। आप जितना सोच सकते हो उससे ज़्यादा खतरनाक हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, भगवान ना करे कभी अमेरिका के खिलाफ, रशिया के खिलाफ या किसी भी देश के खिलाफ। आप कहोगे रशिया के खिलाफ कहाँ वरुण जी, रशिया हमारा दोस्त है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, समय ऐसा आ जाता है आपके दोस्त भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो आपको तो तैयारी हर किसी के खिलाफ करके रखनी चाहिए। कभी भी समय जो है वो आ जाए, कभी भी इस तरह का हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे खिलाफ जो हमें सच में बहुत ज़बरदस्त टक्कर देकर जो हमारे लेवल पे हमें बहुत परेशान कर सकता है, दैट इज़ ओनली 1 कंट्री, बल्कि 2 कंट्री हैं, रशिया और इज़राइल। और वो दोनों हमारे मित्र हैं। ये ईश्वर की संरचना है। हमें 2 ही देश हैं पूरी दुनिया के अंदर जो हमें सही मायनों में बुरी तरह परेशान कर सकते हैं, सिर में दर्द कर सकते हैं, क्योंकि उनका तपोबल और उनका सिद्धांत भी वो हमारे से मैच कर रहा है। आप समझ रहे हो आंकलन कैसे किया जाता है। आप अमेरिका और चीन से, अगर आपके बीच में चारों में विकल्प आ जाए ना, मैं बता रहा हूँ, कभी भी विकल्प आ जाए कि आपके खिलाफ 4 देश हैं, इन देशों में से किससे लड़ना चाहोगे? अमेरिका, चीन, रशिया, इज़राइल।
ये ऑप्शन दे रहा हूँ, बल्कि आपने अच्छा बताया, मैं क्विज भी रन करता हूँ, उसके अंदर डालूंगा और उसमें फिर ये सिद्धांत बताऊंगा। इन चारों में से अगर आपको चुनना पड़ जाए ना, आप चीन को चुनोगे, क्योंकि चीन सिद्धांतों के अंदर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, सिद्धांतों के अंदर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर और सारी जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका से हल्की कम है, बात समझ रहे हैं। और वहाँ पर आप उसके साथ में लड़ने के लिए जो प्रॉपर तरीके से तैयार हो सकते हो। अगर चीन और इजराइल में से आपने इजराइल को चुन लिया, इजराइल लंका लगा डालेगा पूरे देश की। और उसका रीज़न ये है कि वो देश छोटा है, उसके पास एम्यूनिशन कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसने उसी तपोबल को झेला हुआ है जिससे हम निकले। और जो व्यक्ति इतनी तपस्या ग्राउंड पे कर रहा हो ना, आप उसकी था कभी भी नहीं पा पाओगे, आप कभी भी नहीं पाओगे। चीन ने तो दुनिया जहान के अत्याचार किए हुए हैं अपने लोगों पे, उनका मनोबल वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। और वॉरफेयर के अंदर सबसे पहले साइकोलॉजिकली और जो इमोशनली है व्यक्ति को तोड़ा जाता है। आप ध्यान से समझो, उन्होंने पहलगाम अटैक किया, इतना अटैक जो हमने किया है ये तो सेना को पहले ही तैयार था ना, हम इतना ही अटैक करेंगे, ये तो ये तीसरे दिन भी कर सकते थे। एक और नया पक्ष है जो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या लगता है, हमने पीओके जीतने की तैयारी करी होगी और हमने पीओके नहीं जीत पाए? ऐसा कोई दुनिया में देश करे ना, इतनी सी तो तैयारी थी, नो टेररिस्ट कैंप उड़ाने हैं, आप समझ गए। और उसके बाद में जो है इनके एयरबेस, या अगर ये बकवास करेंगे तो वो है। तो टाइम किस चीज़ में लगा 14 दिन में? टाइम 14 दिन प्लानिंग में लगा, इंट्रोस्पेक्शन के अंदर, किन किन चीज़ों में, कि भाई जब अटैक करोगे तो बिल्कुल प्रिसीशन से होना चाहिए, जहाँ सुई की नोक मार रही है वहीं लगना चाहिए। मुझे तुम्हारी काबिलियत देखनी है, मैं बता रहा हूँ। मोदी और जनरल का बात करने का तरीका अपने ऑफिसर से क्या रहा होगा कि भाई मुझे तुम्हारी पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए, ये है, यही तबाह होना चाहिए, तैयार हो, 2 दिन और सोच लो, तैयारी कर लो, लेकिन तैयार हो जाना, पहली बात। दूसरी बात ये समझो कि अगर हमने ठोका उसको और कल को अगर वहाँ से चीन आ गया या अमेरिका उसके सपोर्ट में बाय चांस आ गया, तो तुम्हारे पास सुरक्षा चक्र कितना है, तुम्हारे पास एम्यूनिशन कितना है, कितना झेल पाओगे, और ये वॉर कहाँ तक घुस सकती है, इस पर चिंतन करके एक बॉडी की मीटिंग निकालो, इसमें बताओ मुझे कहाँ तक चीज़ का मामला हो सकता है। ये मैं बता रहा हूँ, मोदी भी और सरकार के जो चीफ होंगे वो इस चीज़ के ऊपर प्लानिंग करते हैं, हमें इसको कहाँ तक हम एक्सेलेरेट करेंगे जहाँ पर बिल्कुल सेफ जोन में होंगे। ये मोदी की रणनीति सबसे ज़्यादा होती है, ये उसके सोचने का पैटर्न भी है। जब पहले हुआ था तो अटैक हुआ था तो मोदी जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा भाई तुम 30 सैनिक भेज रहे हो, तुम उनके कितने टेररिस्ट कैंप तबाह करते हो मुझे उससे नहीं है, तुम 2 तबाह करो, 3 तबाह करो, लेकिन मुझे 30 के 30 मेरे वापस चाहिए बंदे, मैं अपने बंदे को अभी नहीं खोना चाहता। और यही उनका अब की बार रहा, भाई तुम उनके अंदर जाके कितनी ठुकाई करते हो मुझे उससे नहीं है, कम करो ज़्यादा करो, जैसे भी ठुकाई करो, मिसाइल मेरे यहाँ नहीं गिरनी चाहिए, मेरे को प्रोटेक्टेड करने का पहले सिस्टम पहले बना के रखो। ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इस तरीके से रही है, हमें तो बताया गया नेस्ता नाबूद कर देंगे, वहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन इस तरीके की रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं उनकी जो मिसाइल आ रही है सबको कर रहे हैं, और एकदम सीज फायर जो है उस समय पे उस पैटर्न पे हो भी गई कि ठीक है यार ठुकाई बहुत होगी, इससे ज़्यादा ठुकाई क्या करेंगे इनकी, और अपने वाले में पूरे बच गए। ये वॉर की सबसे बड़ी खास बात है कि आपके यहाँ आप एक भी मिसाइल नहीं गिरने दे रहे हो और दूसरे की आपने ठुकाई कर दी, तो ये तो बहुत बढ़िया वॉर है। नॉर्मल वॉर में ऐसी वॉर ही नहीं होती, ये तो शुरू से सिद्धांत आता है कि जब वॉर होगी तो दोनों पक्ष जो हैं वो दोनों को नुकसान होगा, और आप खुद नुकसान ले रही रहे हो, दूसरे वाले की आपने पेंट फाड़ दी है, तो इतना तो बहुत है। तो ये आपको समझ में आया कि हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो मैं क्या, और इससे आपको खुद की तैयारी कितनी करनी चाहिए। भारत ऐसी ऐसी जगह से आया है, जब अब्दुल कलाम जी रॉकेट को साइकिल पे लेके चल रहे थे, वही पाकिस्तान वाली हालत थी उस समय पे, लेकिन हमारे सिद्धांत ऊंचे थे, हमारी सोच ऊंची थी, हमारे पास संसाधन नहीं थे, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर टुडे द लीडर। पाकिस्तान की समस्या ये नहीं है कि उनके पास मशीनें नहीं है, उनके पास आर्मी नहीं है, उनके अंदर के नियत, उनके सिद्धांत इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अब उन्हें हराने के लिए किसी वेपन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही तबाह हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया, दूसरी बात मैंने क्या बताई, तो ये जो हमने अपनी पूरी सारी का कुछ कराई, ये किस लिए कराई, ये पाकिस्तान के लिए तैयार किया ही नहीं था, ये अमेरिका और चीन को और दुनिया को दिखाने के लिए था कि भाई हमारी वॉरफेयर क्या है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इनकी हमारे देश के अंदर। इससे भारत ने और अपना जिस लेवल पे खौफ था उसके खौफ को 2 कदम और बढ़ाया। अब जयशंकर जाके और ज़्यादा दुहाई कर देंगे इंटरनेशनल स्टेज पे, दुनिया को पता चल गया भारत चीज़ क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब दोनों में जो फ़र्क आ गया भारत और पाकिस्तान में, ये भी बच्चों को सिखाइए। पाकिस्तान पे जब आप लोग हंसते हो, मेरा हंसने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार ये पाकिस्तान और भारत में ज़्यादा अंतर नहीं है यार, थे तो अपने बीच के लोग ना, अपने बीच के लोग थे, वही आधे ज़्यादा तो हम ही कन्वर्ट हुए हैं,
मुसलमान जितने बने हैं पाकिस्तान के सारे कहीं ऊपर से थोड़ी आए थे। कुछ जनरेशन इनकी है, आधे ज़्यादा हमारे जैसे तो लोग हैं। जीन्स भी हमारे जैसी हैं और हरकतें भी हमारी जैसी हैं। बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूँ मैं। आप कहोगे क्या यार पाकिस्तान को भारत से, हरकतें हमारी जैसी है। करप्शन हमारे देश में भी उतना ही है। हमारे देश में कम है क्या? इन्होंने साला 5-5, 10-10 लाख के अंदर कोई सेना के सीक्रेट बेच दे, कोई कुछ कर दे। ये तो शुक्र मानो कि हमारी सेना बहुत अच्छी निकली, जिसने प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करा और ये ब्राइबरी के और ये सारे केसेस उनके ऊपर नहीं लगे। कश्मीर में हमारी सेना गई, बलात्कार के केसेस, बोलने को तो कुछ भी बोलते रहे, आज तक कभी इस तरह के केसेस नहीं हुए। ये सिद्धांतों की लड़ाई थी। अगर हम भी कश्मीर में जाते और कश्मीर वासियों को अपना दुश्मन मान के वहाँ पर उल्टे सीधे काम करते, रिश्वतखोरी जैसे हमारे नेता करते आ रहे थे वैसे हम करते, जैसे गुंडे हमारे नेता बने वैसे ही गुंडे जैसे पाकिस्तान के अंदर सेना में गए हुए हैं वैसे ही गुंडे अगर हमारी सेना में घुस जाते तो हाल हमारा भी ऐसा ही होता। तो पाकिस्तान पे हंसने से ज़्यादा मैं उससे लेसन लेने की कोशिश करता हूँ और अपने दायित्व को समझता हूँ कि कल को अगर कुछ ऐसा हो गया तो मुझे भी रण में उतरना है और मुझे अपने देश को ऐसा नहीं बनने देना। ये नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। हम में और पाकिस्तान में जानते हैं सबसे बड़ा अंतर क्या? अभी मैंने क्विज में भी डाला था। अंतर है हमारा इतिहास। पाकिस्तान के बच्चे के पास इतिहास ही नहीं है जिसके ऊपर वो गर्व कर सके। किसके ऊपर गर्व करेगा? गजनी के ऊपर, गोड़ी के ऊपर, जिन्ना के ऊपर? क्या सीख लेगा इनसे जीवन में? बताओ। पाकिस्तान का मुझे एक व्यक्ति बताओ जिसके ऊपर आप गर्व कर सको और उससे कुछ सीख सको जीवन में। सीखने के लिए ही नहीं है तो सीखोगे क्या? रिश्वतखोरी, नीयत खराब, देशद्रोह, ये सब है उनके देश में सीखने के लिए। और हमारे पास सीखने के लिए क्या है? शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप है, आप कितना भी ख़त्म कर लो, भगत सिंह है। इनमें से लोगों को वो ले सकते थे, उन्होंने कभी लिया ही नहीं। उन्होंने कभी लिया नहीं। गुरु नानक का जन्म उनके यहाँ पे हुआ, उन्होंने कभी लिया ही नहीं। भगत सिंह का भी शायद उधर का ही है मामला, अभी ध्यान में नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक पढ़ा था एग्जैक्ट गाँव जो है कोई तरन तारन नहीं, वो शायद इस तरह से गाँव, वो भी पाकिस्तान के अंदर ही शायद पड़ता है। उन्होंने कभी इनको अपनाया ही नहीं। अपनाया नहीं है तो नुकसान इनका खुद का हो रहा है। हम दिन रात जो है अपने महापुरुषों को याद करें, हम सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीख रहे हैं। तो सिद्धांत होंगे तो कुछ सीखेंगे ना। उनके पास सिद्धांत ही नहीं है तो सीखेंगे किससे? इसलिए ये कौम जो है ख़त्म होते होते आपको पीओके और पाकिस्तान जीतने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान उस राह पर आगे निकल चुका है जहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको एक पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी देश के, मतलब देश के लिए जान देने वालों की, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इज नाउ इन पाकिस्तान। तो आपको पाकिस्तान जीतने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान खुद पे खुद ही बटकर अपने आप को ही आपको सौंप देगा। ये आने वाला भविष्य है और भारत के पास में खुद पे गर्व करने योग्य। हमारी दिक्कत बस ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझ जैसा व्यक्ति जिसको खुद पे गर्व महसूस हो, उसको भगत सिंह के जन्म का स्थान और जहाँ पे फांसी दी गई और जहाँ पे उनका जो समाधि बनी वो सारे स्थान नहीं पता, या मैं अपने बच्चों को लेके नहीं जा पाया। जाना चाहिए, मुझे जानना चाहिए। मैं अगर आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। ये मेरे को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद और इन सब के जन्म स्थान नहीं पता, इनके परिवार नहीं पता। सुने मैंने बहुत हैं, लेकिन वो आदत बनी हुई है ना नामों को याद ना करने की और उनके सार को पकड़ने की। तो ये बात अच्छी है कि मैं उनके सार को पकड़ता हूँ, लेकिन जब इतने महापुरुष मेरे देश में जिन्होंने अपने लिए बलिदान कर दिया, मेरे को उनका जन्म स्थान और उनके समाधि स्थल का भी ना पता हो, तो ये गलत चीज़ है। इसको अपने बच्चों तक नहीं जाने दूंगा, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो लेकिन ये चीज़ें हैं। हम इसलिए दुनिया से, हम केवल पाकिस्तान से अलग नहीं, हम दुनिया से अलग इसलिए। अमेरिका के पास में क्या अब्राहम लिंकन है याद करने के लिए? सीख सकते हैं बहुत कुछ। ऐसे पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े महापुरुषों की रेंज हमारे पास है। आप सोचो दुनिया के अंदर सोच का कितना बड़ा दायरा। इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी बार बार क्या बोलते हैं? पूरी दुनिया की आत्मा है भारत, और जिसकी आत्मा सुदृढ़ रहेगी ना उसका व्यक्तित्व ही अलग जाएगा। तो ये चीज़ है जो अपने बच्चों को सिखाने वाली है, जिसको समझना है। पाकिस्तान के जनरल जो है कमज़ोर क्यों हो गए हैं, बुज़दिल क्यों हो गए हैं? काफ़ी हद तक मैंने वीडियो में इसका भी जवाब दे दिया टॉपिक पे। जब सीखने लायक प्रेरणा के लिए कुछ है ही नहीं, आप एक जगह पे घुसते हो, आपने करप्ट सिस्टम बना दिया। आज मेरा संस्थान है वाक्षी, तो हर रोज़ इसके अंदर जैसी कोई बच्चा गलती करता है, कुछ भी करता है, उसको उसी वक्त टोक के हम ठीक करते हैं ना।
और ना करूं, इग्नोर कर दूं, अरे अब तो चल गया व्यापार यार, 8-9 साल हो गए, अब तो लोग आंख बंद करके विश्वास ही कर रहे हैं, कर लो भैया। आज नहीं पता चलेगा, लेकिन 5 साल बाद व्यापार नहीं बचेगा, क्योंकि वो बुज़दिली, वो कायरी, हर चीज़ जो है खुद को मैग्नीफाई करती है, हर चीज़ खुद को मैग्नीफाई करती है। मेरे अंदर नाम जानने की और स्थलों को जानने की और ये रट्टेबाजी की आदत नहीं है, तो देखो कितना नीचे गिर गए, मैग्नीफिकेशन कितनी कम हो गई कि अपने महापुरुषों के नाम भी याद नहीं हो रहे कि वो कहाँ जन्म लिया और कहाँ गए। ये तो कम से कम याद रहना चाहिए। संस्कार 12 साल 15 साल सोचा ना, अरे रट्टेबाजी में क्या, इतनी रट्टेबाजी ज़रूरी है भाई, इतनी करो। और जो ये दिमाग जो चला रहे हैं, इसको हमने अच्छे से चलाते रहे तो वो मैग्नीफाई होके कहाँ चला गया कि आज कोई देश अगर दूसरे पे आक्रमण भी करे तो आप उसका शार्प विश्लेषण, अंदर तक विश्लेषण कर सको, ये काबिलियत मैग्नीफाई होके वहाँ पहुँच गई। आपको जानकर खुशी होगी, वैशाली के अंदर जहाँ मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पर हम एक वैदिक गुरुकुल बना लिया। ये मैंने आपको बताया, जिसमें हम 30 से 40 बच्चों के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, 10 साल में तैयार कर लेंगे। 400 से 450 गौ माता को संरक्षण देने में कामयाब हो रहे हैं, बिल्कुल हमारी नज़र के नीचे हैं। इन गौ माता का देखभाल अच्छे से होता रहे, इधर उधर ना जाए, और इनमें गौशालाओं को जितनी मदद चाहिए वो सब करने में कामयाब हो रहे हैं। हमने एक हिंदू श्रमिक सर्विस समिति का गठन अभी कर दिया है। इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, और जब मैं हम बोल रहा हूँ तो 3-4 ही लोग हैं वैशाली में, ज़्यादा लोग नहीं हैं। ये हमारी कायरता है कि हम समाज के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, बुज़दिली है, कायरता है। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे इतने खोए हैं कि दिन में हम आधा घंटा भी नहीं निकाल पा रहे। बहुत बड़ी दिक्कत है ये। तो ये श्रमिक सेवा संघ के माध्यम से क्या कर रहे हैं भैया, हम विधर्मियों को अपने घर के अंदर ला के काम शुरू करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं। फिर हम ये कह रहे हैं जी वो हमारे यहाँ आता था, वही हमारे साथ में बहू बेटियों को छेड़ कर चला गया, तो हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे। क्यों वो इलेक्ट्रिसिटी के काम को छोटा काम समझेगा, क्यों वो नाई के काम को छोटा काम समझेगा। हम अपने बंदों को समझाएंगे, हम उन्हें सिखाएंगे, सिखाने के बाद में एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है ये बताएंगे। इससे भी बड़ी सोच है ये। तो हम हिंदू बोलने के लिए मजबूर हो गए। अभी 10 साल पहले तक मैं भारतीय ही बोल रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, दूसरी कौम के लोग तो बाद में समझेंगे, पहले मेरे हिंदू भाई नहीं समझने को तैयार हो रहे हैं। पूरे दुनिया को, देश को जगाना इतना आसान काम नहीं है, आपको एक छोटे लेवल पे काम करना पड़ता है। आप में से बहुत लोग होंगे ना जो ये कहेंगे भाई साहब आप ये केवल हिंदुओं को ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी का काम सिखा रहे हो, नाई का काम सिखा रहे हो और उसके बाद उनके व्यापार को बढ़ा रहे हो। आपको तो निष्पक्ष रहना चाहिए, आपके लिए तो सब लोग हैं। हिंदू तो कहता है कि पूरी दुनिया जो है वो पूरा संसार मेरा है। तो मुझे मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि मैं पहले हिंदू को तो समझा लूँ, हिंदू ही नहीं समझने को तैयार हो रहा है, मुसलमानों को कहाँ से समझाऊंगा। मुसलमान को समझाते वक्त तो मुझे ये समझना है कि भाई तू नाई का काम कर रहा है, आ मैं तेरे व्यापार को आगे बढ़ाऊँ, सब कुछ कराऊँ। एक तो अभी परिस्थिति इस तरह की नहीं रही, परिस्थितियाँ भी तो बदलती रहती हैं। मैं करूँगा तो मेरे भाई पहले मेरे खिलाफ ही खिलाफ हो जाएंगे, ले भाई तू पहले ये कर ले, भाई तू पहले ये कर ले, क्योंकि बहुत नैरो हो गया ना मामला। और दूसरा उनकी मदद कर रहा हूँ, वही लोग जो है दिक्कत कर देंगे मेरे लिए। वो कौन सा इस बात को समझकर आगे बढ़ाएंगे। लोगों को जगाना इतना आसान काम नहीं होता, आप इस बात को समझिए। 1857 के अंदर जब हमारे देश के अंदर बहुत सारी सेना अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही थी, तो बहुत सारे राजा थे जो अंग्रेज़ों का ही मदद कर रहे थे। ये पैटर्न होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब सारे राज्यों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो तो पटेल थे जिन्होंने जोड़ लिया। आपकी कैबिनेट के अंदर पटेल के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं है जो जोड़ने में उनकी मदद कर रहा हो। समझने की बात को, तो ये मामला है। तो मेरा ये कहना है कि ये चीज़ हमने अभी क्या शुरू करा है, हम क्या मानकर चल रहे हैं कि अभी माहौल के हिसाब से देखते हुए, जैसा माहौल है उसके हिसाब से हमने हिंदू श्रमिक सेवा समिति शुरू करी है, जिसमें हम बच्चों को हर तरह का काम सिखाने की कोशिश करेंगे। उससे वो एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। आपके लिए भी संदेश है। आपके बच्चे ने बोला कि पापा मैं नाई बनना चाहता हूँ, तुरंत आप क्या बोलोगे, अबे डूब मर यार, तेरे को पढ़ा लिखा के हमने इतना बड़ा करा, तू नाई बनेगा। मुझे क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए, बेटा तू नाई क्यों बनना चाहता है, पहले रीज़न बता। ऐसा क्या है उसके अंदर कि जिसके अंदर तेरे को लगता है कि यही है, पहले तो उस पर डिस्कशन होगी। फिर अगर बाय चांस वो डिबेट में जीत जाता है और बढ़िया सही तर्क से जीत जाता है, तो मैं उसे ये कहूँगा तू नाई बन के एंटरप्रेन्योर बन, और तू 50 सैलून अपने खोल। क्या चीज़ बताती है, ये जो 50 सैलून खोल के नाई बैठा है, ये आपके डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा कीमती बंदा है भैया। एक तो हमारी सोच उतनी नहीं जाती, उतनी बच्चे की सोच नहीं जाती, आपस में डिबेट हो नहीं पाती, आगे बात नहीं बढ़ पाती। तो हम ये करना चाह रहे हैं हिंदू श्रमिक सेवा समिति के माध्यम से, राइट। इसके अलावा क्या है, इस तरह की हमने 4-5 छोटी चीज़ें जो है बनाई है। हिंदू रक्षा समिति बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जिसके ऊपर मैं पिछले 1 हफ्ते से मैं बोल रहा था ना, 1 हफ्ते से वैशाली में प्रवास कर रहा हूँ।
वैशाली में प्रवास मैं इस उद्देश्य के साथ कर रहा था, एक बड़ा लॉजिक वाली बात है। मैं सारे लोगों से ये कह रहा था, भाई तुम हिंदू हो, तुम बैठे हो, युद्ध तो पाकिस्तान से हो रहा है। ये पाकिस्तान के जो 1 करोड़ पाकिस्तानी, कम से कम 1 करोड़ पाकिस्तानी है जो आपके देश में अभी तक है। 140 करोड़ में 50 लाख से 1 करोड़ तो केवल पाकिस्तानी मिलेंगे, और कम से कम 10 करोड़ मानो जो उनके रियल समर्थक है। 10 करोड़ कम बोल रहा हूँ, 25 करोड़ मानकर चलो। जिसको इस डाटा के ऊपर भरोसा ना हो, मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर देना, मैं प्रमाण दे दूंगा। आपके देश की जनसंख्या कितनी? 140 करोड़। 140 करोड़ में मिनिमम बोल रहा हूँ 25 करोड़ ऐसे हैं, तुम पाकिस्तान के ऊपर बमबारी डालोगे उनसे सहन नहीं होगा। उन 25 करोड़ में से कम 1 करोड़ सड़क पे उतर जाएगा और वही काम कर देगा जो 1946 में किया गया था। वहाँ से आएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, तुम्हें हिंदुस्तान में जो लेना है ले लो। अब इसमें रोहिंग्या मुसलमान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और ये लोग आकर आपके देश में कत्लेआम शुरू कर देंगे। आपको पता नहीं चलेगा, रात को सोओगे सुबह देखोगे चारों तरफ वही कलकत्ता का सीन है जो 1940 में हो गया था 3 दिन में। तो मैं अपनी वैशाली के अंदर जितने भी अपने हिंदू परिवार है उनके पास जा रहा था 1 हफ्ते से। आपके लिए वीडियो नहीं बनाई थी हमने, मैं जा के इनके घर की घंटियाँ बजा के इनसे ये कह रहा था कि भाई क्या तुम्हें लगता है कि ये काम, उन्होंने खुद माना कि जब तक राम मंदिर खड़ा हुआ है, जब तक वक्फ बिल हमारा पास है, कभी भी ऐसे हालात हो सकते हैं कि रातों रात आपको चारों तरफ से घेर लिया जाए। और घेर लिया गया तो उनकी नज़र में आपका घर, आपका व्यापार और आपकी बहू बेटियाँ हैं, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है उनको बचपन से। ये कोई छुपी हुई बातें नहीं हैं, जिनको जो थोड़े से जुड़े हुए हैं उनको सब पता है। हाँ, स्यूडो सेकुलरिज्म का पर्दा लगाकर एसी में आप ऊपर ऊंचे फ्लैटों में बैठे हो तो आपकी गलती भाई, हमारी गलती नहीं है। हम ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले बंदे हैं, और थोड़ा भी खुद को अगर हिंदुत्व के साथ में जोड़ने की कोशिश करी होगी आपको ये डार्क रियलिटी पता होगी। जिनको नहीं पता थी पहलगाम में पता चल गई ना। 25 साल से 20 साल से कह रहे थे ना वो कि भाई तुम्हें हिंदू होने की सज़ा दे रहे हैं। नहीं नहीं, हिंदू होने की कोई सज़ा नहीं है, भारत होने की। अब तो हिंदू बोल के गोली मारी है, अब भी भ्रम नहीं टूट रहे दुनिया के, तो नहीं टूटे भाई, हमें क्या है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए मेरा जो फ़र्ज़ बनता था नागरिक होने के नाते, हिंदू होने के नाते, वैशाली निवासी होने के नाते, अपने बच्चों का पिता होने के नाते, अपनी पत्नी का पति होने के नाते, एक प्लान बनाया था क्या कि वैशाली को चारों तरफ से सुरक्षा करने के लिए हमें 2000 लोग चाहिए थे। जो 2000 लोग अगर कभी ऐसी भीड़ आए तो कम से कम सामने एक साथ संगठित होकर उतर जाएं। भाई जब सामने से भीड़ आएगी तलवारें लेके, नागपुर में हुआ, मालदा में हो, मुर्शिदाबाद में हो, सब जगह हो सकता है ना। तो तुम्हारे वैशाली में तुम रहते हो, चारों तरफ से घेरे नहीं जा सकते कभी। मैंने उनको प्रॉपर एरियाज़ के नाम बताए जहाँ एरियाज़ के बाद लोगों के पास ये सब संसाधन है। पुलिस घुसते हुए भी डरती है वहाँ पे कि जाके करेंगे क्या, ये सारी भीड़ साला सिर पे चढ़ जाएगी। देश के हालात बता रहा हूँ आपको मैं। अभी आपने देखा होगा वो वेस्ट बंगाल के अंदर कहाँ पे है वो पुलिस वाला जो था, वो एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उस एरिया में गया, वहाँ के लोगों ने पुलिस वाले को धर लिया, बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले को बचा के लेकर गए हैं। क्रिमिनल पकड़ना तो दूर की बात है, जी रहे हैं एसी के फ्लैटों में, तो भाई जीते रहो, मैं क्या करूं। तो ये बात बताने के लिए वैशाली के अंदर गुजरा, और वैशाली के लोगों ने खुद माना कि भाई साहब जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम चारों तरफ से जिस दिन गिर गए उस दिन मरे हैं हम। तो मैंने उनसे सिर्फ ये कहा, भाई 2000 लोगों का लिस्ट बना रहा हूँ, ये लोग जब आपदा आएगी तो केवल संगठित हो जाएंगे, संगठित तो कम से कम हो जाओ। तो मैंने इन्हें सिर्फ ये बोला कि अपने घर के अंदर अपने बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए कम से कम लाठी तो रख लो। आपको जान के हैरानी होगी, लाठी तक लेने कोई नहीं निकला अभी तक। 2000 परिवारों में 30 परिवारों में लाठी पहुंची है। आप इशारा समझ लेना, अगर मैं लाठी बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ। तो 30 परिवारों में केवल लाठी पहुंची है, और 30 में भी मैंने ज़बरदस्ती पहुँचाई है। हम इतने बुज़दिल कौम हिंदुओं की हम खड़ी कर चुके हैं पिछली जनरेशन में, ये स्यूडो सेकुलरिज्म का पर्दा इतना ज़्यादा डाल चुके हैं कि पहलगाम में जिसके पति को हिंदू होने की सज़ा दी गई, वो कह रही है भैया हिंदू मुसलमान कुछ मत करो। अरे दीदी, इतना भी समझो बात को। ये बात सरकार और सेना कह सकती है, नागरिक होने के नाते सच्चाई को समझना हमारा फ़र्ज़ है। मैं भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भी उनकी सेवा करता हूँ, मैंने भी वही स्यूडो सेकुलरिज्म पढ़ा हुआ है जो आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन इतना पर्दा मत कर दो कि आपके घर के अंदर घुसकर ही वो आपको गोली मार रहे हो, और आप उसके बाद में बोल रहे हो नहीं टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। कब तक ये राम गाथा गाते रहोगे भाई। हम बोल रहे हैं, हम हिंदू होने के नाते दूसरे हिंदू को टोक रहे हैं, वो भी तो बेचारे अपने उनको बोले ना गलत, नहीं बोल पाते हैं। मैंने अच्छे भाइयों को देखा है, अच्छे मुसलमान भाई जो बहुत बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखते हैं, सेक्युलरिज्म की गाथा गाते हैं, नहीं हो पाती है निंदा उनसे। मेरे सामने बैठते हैं, मैं उनसे जब डिबेट करता हूँ
मुझे दिखाने के लिए बेचारे पाकिस्तान की थोड़ी बुराई कर देते हैं, सब कर देते हैं, गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं आ पाती है उनमें। मत आइए इस छलावे में। ब्रिटेन ख़त्म हो गया, फ्रांस ख़त्म हो गया, हालत देखिए उन देशों की जाके। और ये हिंदू की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि वो भ्रम में है, और जब वो भ्रम के अंदर होगा तब कुछ नहीं कर सकते। मैं भी भ्रम में बहुत था 10 साल पहले तक, लेकिन इस चीज़ को समझने में, सीखने में समय बहुत लगता है। और ये तब हम सीखेंगे, तब हम समझेंगे जब थोड़ा ग्राउंड लेवल पे काम करोगे। अब आप कहोगे वरुण जी ग्राउंड लेवल पे काम क्या करें? भाई कुछ भी करो, लेकिन समाज को सुधारने का प्रयास करो। तुम गौ सेवा में लग जाओ, तुम जुड़ जाओगे उस पर्टिकुलर ना। अभी कल मेरे पास में रोहन जी, हमारे महाराष्ट्र की बेनिफिशियरी, उन्होंने कहा वरुण जी ये गौ सेवा आप कर रहे हो, गौ माता, बूढ़ी गौ माता कटती है, ये वृषभ इतने कटने के लिए जाते हैं, मेरा दिल बड़ा दुख मानता है। मैंने उन्हें सीधी सीधी कड़ी आवाज़ में ये बोला, मित्र है मेरे मन में कोई बैर नहीं है, और ये आप में से भी बहुत को लगता होगा। मैं सीधा सीधा वही कड़वी आवाज़ आपके खिलाफ यूज़ करता हूँ। गौ माता कट रही है, वृषभ कट रहे हैं, तुमने क्या किया? अरे सर ये तो सेना उसका काम है ना, गोपालक का, जिसने गौ माता को पाला है। ये तो सरकार का काम है ना, सब काम दूसरों का ही है। अरे भाई हमारा क्या काम है? हमें खुद तो करो कुछ। तुम सही करो, कम करो, ज़्यादा करो, बुरा करो, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ तो करो। गौ माता कट रही है, गौ माता जब जा रही है, उन मुसलमान भाइयों का कोई कसूर नहीं है जो उनके मांस को बेच रहे हैं। उन हिंदुओं के अंदर कमी है जिसने उसको सड़कों के ऊपर छोड़ा है। जब तुम अपनी माँ को नहीं संभाल पाओगे भाई, दूसरा तो काट के ले ही जाएगा। अपनी माँ के लिए बच्चों को दूध पिला रहे हैं हम, और वो दूध जो माँ दे रही है उस माँ को देखने तक भी नहीं जा रहे हम। बताओ, अपने बच्चों को लेके पिछले 2-3 महीने में कितनी गौशाला के अंदर चले गए, कितनी गौ माता को अपने हाथ से ग्रास खिला दिया। वो गोपालक तुम्हारा ही भाई है, हिंदू भाई। मैं तो तुमसे दूध लेता हूं, वो कहता है 75 रुपए का, मैं तो 70 में लूंगा। इसके साथ ये भी तो बोल सकते हैं, भाई मैं तेरे को 70 रुपए दूंगा, लेकिन ये गौ माता मेरी है, इसका दूध मेरा बच्चा पी रहा है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी, इसको आके ग्रास खिलाने की मैं जिम्मेदारी नहीं। ये गोपालक पे 2 रुपए एक्स्ट्रा ना चले जाए। भाई तुम्हारी माँ की देखभाल कर रहा है, 2 रुपए एक्स्ट्रा चले भी जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। अपनी गौ माता का ध्यान रख लो। ये सोच ही डेवलप करने के अंदर कमी है, अभी तक नहीं डेवलप कर पाए। व्यापार करना बहुत अच्छा सीखा हमने, व्यापार करना बहुत अच्छा सीखा। यहाँ पे जाके 75 का दूध 70 में लाकर बाकी जो बचे हुए 5 है उससे जाके मूवी के अंदर थिएटर में देख के शाहरुख खान के लिए ताली बजा लेंगे। 70 का इसको 75 जाके गौ माता का पेट ना भर जाए। ये चीज़ें हैं जिनको हमें सुधारना होगा। तो मेरी आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से यही हाथ जोड़कर विनती है, कुछ भी काम करो लेकिन इस सोच को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मेरे जो इम्प्रूवमेंट एरिया, मैं तो उसमें मेहनत करूँगा ही, लेकिन हम हज़ारों कमियां होने के बावजूद जब मरने के बाद ईश्वर के पास जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो हम इतने शर्मिंदा नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब वो पूछेगा कि तुमने क्या ढंग का किया, तो हम उन्हें बोलेंगे कि भैया हमने व्यापार को ईमानदारी से करने की कोशिश करी, जो समय बचा, जो पैसा बचा उसको समाज कल्याण में लगाया। तुमने खुद ही महाभारत में बोला था, उसी को हमने तुम्हारे पास पहुंचने का ज़रिया बनाया। तो हमें पता है कि चाहे पासिंग मार्क्स से पास हो, लेकिन हो जाएंगे हम। 100 में से 35 नंबर ही आए हमारे, लेकिन आ जाएंगे हम, उतने पास तो हो जाएंगे हम। और बाकी जो 65 कैसे आएंगे उस पर दिन रात हम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में 140 करोड़ लोगों में से 139 करोड़ कम से कम ऐसे हैं जो देश को आगे बढ़ाने में अपना कोई योगदान नहीं दे पा रहे। व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत केवल मेरा। और ये एक दुर्भाग्य है कि वो मेरा भी कुछ नहीं कर पा रहे। वो 1 करोड़ लोग पूरे देश में जो दूसरे लोगों के लिए सोच पा रहे हैं, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, देश कैसे आगे बढ़े, संस्कृति कैसे आगे बढ़े, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। वो अपना भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और समाज का भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और 139 करोड़ जो दूसरों का कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, केवल अपना अच्छा करना चाह रहे हैं, वो अपना भी अच्छा नहीं कर पा रहे। इस सोच को पालन करके इस वीडियो से हमको सीखने को मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। वीडियो थोड़ी लंबी हुई लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ी फलदायी होगी, इसी आशा के साथ भारत वंदे मातरम।